हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए आज हम लोग बेटे आ गए। अच्छा हाँ, पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ बेटा। अभी तक आप लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म के 5 पार्ट कंप्लीट किए। लास्ट पार्ट आप याद करो, आई थिंक लिविंग ग्रुप था, राइट? तो ये उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म का ही सिक्वेंशियल पार्ट है, एकदम स्टेप बाय स्टेप आगे। चूंकि यहाँ पर हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करना था, रीअरेंजमेंट के बारे में बात करना था, तो यहाँ पर हमने लेक्चर 1 अलग से किया हुआ है। बट दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, इतना ध्यान रखें। तो मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने लेक्चर 5 तक जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो पूरा कंप्लीट किया हुआ है। देन आप रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन की बात तब कर रहे हो। और अगर आपने नहीं किया है तो फर्स्ट ही 5 लेक्चर्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, देन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन लेक्चर 1। ओके, तो इसके पहले के आपके 5 लेक्चर रिएक्शन मैकेनिज्म के कंप्लीट होने चाहिए, उसके जस्ट बाद ये लेक्चर है आपका। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा किसकी? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीअरेंजमेंट, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, है ना, इवन की मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीअरेंजमेंट का यूज होता है। जहाँ जहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बताएंगे, कहाँ कहाँ पर क्या कैसे कैसे क्या होगा। तो आज रिएक्शन मैकेनिज्म में ही हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन की बात करने जा रहे हैं, और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन का ये लेक्चर 1 होगा, राइट? आज हम लोग जैसे बात करेंगे बेटे यहाँ पर किसकी, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या होते हैं, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड या माइग्रेटरी ऑर्डर का कंडीशन क्या होगा, कब हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो करेंगे और कब हम फॉलो नहीं करेंगे। वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जहाँ पर लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। सारे कन्फ्यूजन आज दूर करेंगे और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे आज हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, सो आगे बढ़े उससे पहले मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माई लवली, मेरे प्यारे विकेशियंस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट, लेट्स रोल। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन एक्चुअली में कहाँ कहाँ पर बनने के चांसेस होते हैं, हम पहले उसकी बात करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में अल्कोहल से कार्बोकैटायन हम बना सकते हैं, अल्कीन से बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड से बना सकते हैं, इवन रिएक्शन से बना सकते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन से बना सकते हैं, डाइजोटाइजेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन से बना सकते हैं, सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन से बना सकते हैं, राइट बेटे, पिनाकोल पिनाकोल टाइप रिएक्शन से बना सकते हैं, है ना, डेमजेनवो रिएक्शन से बना सकते हैं, डाइओन फिनोल रिएक्शन से बना सकते हैं, SN1 में बना सकते हैं, एडिशन में, सब्स्टिट्यूशन में, एटसेट्रा। मतलब समझ रहे हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम जगह पे हमें बात करनी है किसकी? कार्बोकैटायन की। ये कहने का मतलब है। तो इन सारे चीज़ों से आप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि बेटा जब कार्बोकैटायन की बात आप कर रहे हो ना, तभी जब कार्बोकैटायन की बात होगी तभी तो उसके रीअरेंजमेंट की बात होगी। तो भैया पहले तो हमें ये देखना होगा ना कि फॉर कार्बोकैटायन बन कहाँ कहाँ पे सकता है। अब ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सब आएंगे बेटे, ये जस्ट मैंने आपको बताया है ना, तो आप इसको देख के वरीड नहीं होना है। जस्ट मैंने आपको ये बताया कि कहाँ कहाँ पर कार्बोकैटायन के चांसेस बन सकते हैं, एटसेट्रा। और भी केसेस हो सकते हैं, है ना, जहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है, बट ये कुछ केसेस हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के दिखाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि सबसे पहले देखो, हमने अल्कोहल की बात है, अल्कोहल से कैसे बनेगा। बट एक चीज़ बताओ, मैंने आपको लिविंग ग्रुप में एक चीज़ बताया था, याद करो आप। लिविंग ग्रुप में मैंने आपको ये बताया था बेटे, लिविंग ग्रुप में मैंने आपको ये बताया था कि अगर लिविंग ग्रुप पर प्लस चार्ज, जैसे मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि OH आपका पुअर लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन तो अभी आपका ये क्या है? PLG है, दिस इज पुअर लिविंग ग्रुप। लेकिन अगर इसको हम प्रोटोनेट कर दें तो देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम H+ डाल दें तो ये H2O प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज आता है। तो ये लोन पेयर और ये प्लस चार्ज देखो एक बॉन्ड बना देगा बेटे, एक बॉन्ड बना देगा, और लोन पेयर ऑक्सीजन पे था तो वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही इस पर प्लस चार्ज आया तो बेटा क्या ये प्योर लिविंग ग्रुप क्या बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया? सो PLG कन्वर्टेड टू BLG, PLG कन्वर्टेड टू BLG। अब जैसे ये बेटर लिविंग ग्रुप में बना तो बेटा बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स के खटाक से खींचेगा और बाहर हो जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस, और ये प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज, और देखो बन गया पानी। और बेटा देखो यहाँ पर कार्बन पर फुल्ली डेवलप्ड कार्बोकैटायन उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुल्ली डेवलप्ड कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, तो देखो यहाँ पर कार्बोकैटायन बन गया कि नहीं बन गया? सो दिस इज कार्बोकैटायन। और चूंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप से बेटर लिविंग ग्रुप में बन जा रहा है, बात समझ रहे हो बेटा, है ना, तो ये रिएक्शन बहुत तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि तुरंत अब लीव करना चाहेगा। सो OH पुअर लिविंग ग्रुप था, H+ डाला, प्रोटोनेट किया, इसको बेटर लिव, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कहाँ से हो गया? अल्कोहल से हो गया। अब अगर हम अल्कीन से बात करें कि भैया अल्कीन से कैसे, तो बेटा देखो अल्कीन में आपको पता नहीं इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है,
मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब हम अल्कीन की बात करते हैं लाइक, तो अल्कीन में क्या होता है बेटे, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और यहाँ पर पाई बॉन्ड होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। और उसके बाद फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे करके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो ये आपका ये क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब ये जो अल्कीन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब बेटा बताओ, अब ये है H+ आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। बात को समझना, H+ बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये खटाक से यहाँ जाएगा। अब जब ये यहाँ जाएगा तो देखो दो चांसेस बन सकते हैं बेटा, ये देखो डबल बॉन्ड है, या तो ये इस तरफ टूट जाए। अगर ये ऐसे टूटेगा तो बताओ बेटा, जिधर की तरफ बॉन्ड टूटता है वहाँ पर आता है क्या, बताओ। अगर ये ऐसे टूटा है ना, तो वहाँ पर क्या आता है बेटा, माइनस आता है। तो देखो यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा, जरा देखिएगा ध्यान से, ध्यान से। अगर ये ऐसे टूटा है ना, अगर ये ऐसे टूटा तो क्या हो सकता है ना, यहाँ पर आप देखोगे क्या कि यहाँ पर आएगा CH3CH माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा। और जैसे यहाँ पर माइनस आएगा, जैसे यहाँ पर माइनस आएगा, अच्छा यहाँ पर क्या आएगा बेटा, CH2 प्लस आएगा। जैसे यहाँ पर माइनस आएगा बेटा, क्या इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक मार देगा खटाक से, और प्लस माइनस बन करके ये CH2 बना देगा। क्या बना देगा, ये CH2। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर माइनस चार्ज है, वहाँ पर अटैक कर देगा, और ये देखो आपका कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। बात समझ में आती है बेटे, क्या बात समझ में आती है क्या बेटे। इसको कट कर लो, ये यहाँ पर जस्ट मिनट। ठीक है बेटे, कंपाउंड कुछ ये था, ये यहाँ से ऐसे आएगा। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी बेटे आपको, है ना। ये कुछ इस तरह का ये बन जाएगा। अच्छा, अगर तो ये कैसे टूटा था, यानी कि अगर हम इस वाले की बात करें, मतलब हमने यहाँ इधर बना दिया, मतलब ये इस तरह से टूटा था ये। तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज, और जिस कार्बन पे प्लस चार्ज आया बेटा, वो देखो एक ही कार्बन से लगा हुआ है, दिस इज 1 डिग्री कार्ब-कैटायन। अब अगर हम इसको ऐसे तोड़ते, ऐसे तोड़ते, तो बेटा यहीं से समझो, यहाँ पर CH2 पे माइनस आता और यहाँ पर H+ अटैक कर जाता और ये बन जाता CH3। देखो H+ अटैक कर गया, और बेटा देखो यहाँ पर प्लस आता, जब ऐसे टूटता तो जब यहाँ पर प्लस आएगा, सो दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बेटा क्या बनना चाहेगा, ज़्यादा स्टेबल। इसका मतलब बॉन्ड कैसे टूटना चाहेगा, इस तरह से टूटना चाहेगा, ऐसे नहीं टूटना चाहेगा, क्योंकि आप मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना चाहोगे। सो अल्कीन से भी हम मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकते हैं, ये बात भी आपको समझ में आती है। आगे बात करें, है ना। अब जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन है, जैसे कि देखो हमें पता है बेटा कि जब हम लोग हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन की बात करते हैं तो वहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आता है। बट कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जहाँ पर, है ना, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं भी आता है, या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ना बोल के वहाँ पर एक आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, हम ये बोल सकते हैं, नॉन क्लासिकल कैटायन बनता है, ये बोल सकते हैं। बट वो चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे, इसका टेंशन मत लें आप। अभी सिंपल से ये मान लें आप कि इलेक्ट्रोफाइल है, जस्ट ये एग्जांपल है ना, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ऐसे सोचो, अब बेटा देखो, या अब ये कह सकते हो कि जब ये ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस, और प्लस आएगा बेटा तो ये देखो 2 डिग्री भी है, और देखो इधर पीएच की वजह से बेंजीन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है। तो ऐसे ही टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा तो जहाँ पे माइनस आएगा तुरंत वहाँ Cl अटैक कर देगा। तो बताओ यहाँ पर CH2 पे Cl लग जाएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, और देखो बेटा ये प्लस चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है ना। तो आपका ये कार्बोकैटायन किससे बन दिया, अल्कीन से बन गया। अल्काइल हैलाइड से ही बना सकते हैं। अब अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे, देखो जैसे RCl हमने लिया, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को भी तरफ खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा सो दिस बिकम्स लिविंग ग्रुप। तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, इधर जाएगा, बाहर जाएगा तो ये माइनस बाहर जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये जो माइनस है वो Ag+ के साथ कंबाइन होकर AgCl का प्रेसिपिटेट बना देगा। AgCl का क्या बना देगा बेटे, प्रेसिपिटेट बना देगा। और देखो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, और प्लस चार्ज आ गया यानी यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। सो आप अल्काइल हैलाइड से कार्बोकैटायन बना सकते हो। बात समझ में आ रही बेटे कि नहीं। अच्छा, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई बेटे। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जैसी रिएक्शन होगी ये सॉलिड प्रेसिपिटेट नीचे बैठता जाएगा, और जब कभी प्रेसिपिटेशन होता है सॉलिड नीचे बैठेगा तो रिएक्शन बेटा और फॉरवर्ड जाने लगेगी, क्योंकि ये क्या बनना चाहेगा, सॉलिड बनेगा और फिर नीचे बैठेगा, फिर ये रिएक्शन आगे जाएगी, सॉलिड बनेगा फिर नीचे बैठेगा। आप चाहो तो यहाँ पर ली-चाटलियस प्रिंसिपल भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बेटा क्या होगा कि रिएक्शन मच मोर, है ना, मूव करता जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। सो will not again go backward नहीं जाएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिस रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलिए आपको ये बात भी बेटे समझ में आ जाती है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज आता है। जैसे ए पर लोन पेयर है, बी पर प्लस है, तो ये दोनों एक बॉन्ड बना लेंगे, और जहाँ पर लोन पेयर था वहाँ प्लस चार्ज। इस चीज़ को ध्यान रखो बहुत ज़्यादा। कार्बोनाइल कंपाउंड से भी आप बना सकते हो,
अल्डिहाइड, कीटोन, एसिडिक मीडियम में कैसे, यहाँ पे लोन पेयर है बेटा, यहाँ पर H प्लस है, तो बताओ बेटा एक लोन पेयर एक H प्लस क्या बनाएगा, तुरंत एक बॉन्ड बना देगा, तो बना दिया बॉन्ड एक, और जहाँ पर लोन पेयर था देखो वहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। आप इस वाले लोन पेयर को भी शो कर सकते हो, मैंने किया नहीं है। नो, अब क्या होगा, जैसे इस पे प्लस चार्ज आया बेटे, तो क्या ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, और ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएंगे न्यूट्रलाइज, और यहाँ से डबल से हो जाएगा सिंगल, क्योंकि बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पे देखो सिंगल हो गया, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, तो बेटा यहाँ पे देखो प्लस चार्ज आ गया, सो फिर से यहाँ पर बन गया कप कैटायन। सो इस तरह से बेटा ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस जो आगे बची हुई हैं, उसमें जो मैंने लिस्ट आपको दिखाई अभी, वो सारे रिएक्शन एक करके आएंगे, सारे रिएक्शन, एक भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो छूटेगा, सारे रिएक्शंस आएंगे। उसमें से मैंने कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स बताए कि भैया फॉर्मेशन ऑफ कप कैटायन कहाँ कहाँ पे बेटे हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ कप कैटायन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ये आपने बहुत बढ़िया तरीके से सीख लिया। तो बेटा आई होप बेटा कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत सिंपल तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, एकदम जीरो टू सुपर हीरो में की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ कप कैटायन में भी हर तरह चीज़ें बताएंगे, क्लासिकल क्या होता है, नॉन क्लासिकल क्या होता है, पिनाकोल, सेमी पिनाकोल, पिनाकोलोन टाइप है ना, डेमजेनवो रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन, जितना भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी सब यहीं पर हम आपको रीअरेंजमेंट ऑफ कप कैटायन में समझाएंगे, है ना। रिंग कंट्रेक्शन है ना, रिंग एक्सपेंशन है ना, फिर एक कोई चार्ज मॉलिक्यूल से फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जाना, बैक बॉन्डिंग एक्सेट्रा, जितना भी चीज़ें यहाँ पर आएंगी सब कुछ मैं इन्वॉल्व करने वाला हूँ, राइट। तो चलिए अब आगे बात करते हैं और कुछ आगे नेक्स्ट पार्ट अब और आगे देखते हैं। ओके बेटे, तो फॉर्मेशन के बाद बेटा थोड़ा सा कुछ और टर्मिनोलॉजी है, पहले वो समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। सो नेक्स्ट इज अब बैक बॉन्डिंग की बात यहाँ पे आ रही बेटे। अब यहाँ पर देखो सारी चीज़ें जो जो जरूरत पड़ेगी मैं पहले ही सब आपको तैयार कर दूँ, रेडी कर दूँ। तो अगर हम बेटा बात करें बैक बॉन्डिंग की, तो बैक बॉन्डिंग आप IOC में केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में करते हो, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में आपको बहुत डिटेल में कराया जाता है, तो वैसे तो काफ़ी बड़ी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं, काफ़ी बड़ी चीज़ है बैक बॉन्डिंग। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूज होता है बहुत फ्रीक्वेंटली, वो मैं आपको बताता हूँ चुटकी में देखो कैसे। तो बैक बॉन्डिंग के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं कि बैक बॉन्डिंग का कंडीशन क्या है। सुनो जरा सा, बैक बॉन्डिंग की मैं सिंपल सा चीज़ें ये बताता हूँ बेटे कि बैक बॉन्डिंग के लिए आपके पास एक खाली डब्बा होना चाहिए, एक आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, खाली डब्बा होना चाहिए, और एक भरा हुआ डब्बा होना चाहिए, और उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बैक बॉन्डिंग का, एकदम गांठ बिठा लो, एकदम माइंड में सेट कर लो कि भैया बैक बॉन्डिंग अगर कराना है आपको तो एक खाली डब्बा होना चाहिए और एक भरा हुआ डब्बा होना चाहिए और उसके बीच में सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। अब खाली डब्बा का मतलब क्या कि वैकेंट p या d ऑर्बिटल्स हो या पॉजिटिव चार्ज हो, या क्या हो, पॉजिटिव चार्ज का ही मतलब वैकेंट होता है और पॉजिटिव चार्ज हो, बात समझ रहे हो बेटे। और भरा हुआ डब्बा का मतलब कि जो ऑर्बिटल है उसके पास या तो लोन पेयर हो या फिर माइनस चार्ज हो। भाई भरा डब्बा का मतलब इलेक्ट्रॉन से है, भरा हुआ डब्बे का मतलब बेटे किससे है, इलेक्ट्रॉन से है। तो भरा हुआ डब्बा मीन्स किसकी बात हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। किससे भरा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन से भरा होना चाहिए वो, ठीक है। तो एक खाली डब्बा होना चाहिए, वैकेंट p होना चाहिए या उसके पास वैकेंट d होना चाहिए या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज का मतलब भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और एक लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, है ना। सो भरा हुआ डब्बे से, सो एक लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज से भरा हुआ डब्बा होना चाहिए, मतलब यहाँ पर किससे मतलब है, इलेक्ट्रॉन से मतलब है, और दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। ऐसा होता है तो होगा, ऐसा होता है तो होगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीबी हो जाएगा। बीबी मीन्स क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। कहानी समझ में आया कि एकदम सेट करो माइंड में कि खाली डब्बा होना चाहिए। खाली डब्बा क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है, या उसके पास वैकेंट p हो या उसके पास वैकेंट d हो, सिग्मा बॉन्ड हो, और दूसरे के पास एक भरा हुआ डब्बा होना चाहिए। उस भरे हुए डब्बे के अंदर बेटे क्या होना चाहिए, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, तो इन दैट केस देयर विल बी व्हाट, बीबी, एंड दैट इज बैक बॉन्डिंग, दैट इज बैक बॉन्डिंग। कहानी समझ में आती होगी आपको, इस चीज़ को और अभी अच्छे से समझेंगे, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ बढ़िया तरीके से। जरा देखिए जनाब, एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो 3 to 7th पीरियड के एटम्स जो होते हैं उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी, जैसे समझते हैं जरा सा, BF3 की बात मैंने बेटे यहाँ पर की। तो जैसे अगर हम BF3 की बात करें यहाँ पर, तो जरा देखो यहाँ पर फ्लोरीन के पास बेटा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहाँ यूज हो गया, 3 लोन पेयर होंगे, मैं एक लोन पेयर शो कर रहा हूँ। बोरॉन के पास टोटल कितने हैं, 2 2 4 2 6 होने चाहिए थे, 8 हैं 6, तो इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मतलब क्या हुआ बेटा कि इसके पास एक ऑर्बिटल खाली है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो देखो बेटा आप बताओ मुझे एक चीज़, आप ये बताओ क्या ये खाली डब्बा है, यस। इसके पास अब चूंकि p ब्लॉक एलिमेंट है तो इसके पास वैकेंट p है, प्लस चार्ज नहीं है बट वैकेंट p है।
तो इसके पास वैकेंट पी है, जिस ब्लॉक का होता है जनरली उसी के वैकेंट हम लोग यूज करते हैं, ऐसा मतलब जनरली ऐसा होता है। तो वैकेंट पी है इसके पास, और बताओ तो बेटा बताओ, इसके पास एक खाली डब्बा है, एक भरा हुआ डब्बा है, तो इनके बीच में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट विल बी बीबी, बैक बॉन्डिंग। सिमिलरली आप BCl3 का केस, वही बोरोन के पास एक खाली डब्बा होगा, इसके पास लोन पेयर होगा, भरा हुआ डब्बा, बोरोन के पास एक खाली डब्बा होगा, इसके पास लोन पेयर होगा। बेरिलियम के पास भी अगर हम BeX2 की बात करें, BeX2 की बात करें, तो जरा देखो बेटा BeX2 को आप नजर से ध्यान से देखें तो बेरिलियम के यहाँ पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों यूज हो गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है बेटे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए थे 8, हैं कितने, 4। तो बेटा मुझे एक चीज बताओ, क्या इसके पास 2 खाली डब्बे नहीं है क्या, 2 खाली डब्बे, तो हमें तो 2 से मतलब नहीं है, हमें तो 1 से मतलब है। अब बेटा बताओ, और ये जो हाइड्रोजन होता है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन से एक यूज हो चुका है यहाँ पर, तो एक खाली डब्बा, एक भरा हुआ डब्बा, क्या हो जाएगा बेटा, क्या बीबी हो जाएगा, क्या पहचान जाओगे ना बेटे, पहचान जाओगे ना आप आराम से। जैसे कि मैंने कहा कि अभी और एग्जाम्पल, चलो R+ की बात करें अगर हम, अब R+ में वैकेंट की बात कर लें अगर हम, जैसे हमने यहाँ पे प्लस लगाया था, यहाँ पे मैं अगर लगा दूँ सपोज OH, यहाँ पे मैं लगा दूँ सपोज SH, ठीक है, यहाँ पे मैं R+ और यहाँ पर बेटे है इसके साथ OH, CH3+ और इसके पास है NH2, राइट। अब जरा देखो ध्यान से देखें जरा सा, इन एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो बेटा प्लस चार्ज अगर है तो प्लस चार्ज का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा बात समझते हो, जैसे कि अगर हम ऐसे देखें, अब आपको मैं समझा देता हूँ कैसे। मान लो बेटा ये एक बॉन्ड है, ठीक है, ये एक बॉन्ड है, राइट। ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा किसी ऑर्बिटल में ही होगा, ये भी किसी ऑर्बिटल में, बात समझना। अगर हम इसको ऐसे तोड़ दें तो बताओ बेटा क्या होगा, क्या A पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और जरा देखो इसका एक डब्बा, ये जो ऑर्बिटल था वो खाली हो गया, और देखो बेटा क्या बताओ B के प्लस क्या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देखो ये कुछ इस तरह से, और B पर कौन सा चार्ज बेटे आ जाएगा, B पर कौन सा चार्ज बेटे आ जाएगा, क्या B पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो प्लस चार्ज का मतलब भी खाली डब्बा, आई बात समझ में। तो अब जरा देखो अगर हम इसकी बात कर लें बेटा, सीधे सीधे आपको दिखा देता हूँ बेटा, बताओ इसके पास प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मतलब इसके पास भरा हुआ डब्बा, खाली डब्बा, भरा हुआ डब्बा, बीच में सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे प्लस चार्ज है और सल्फर के पास लोन पेयर है, खाली डब्बा, भरा हुआ डब्बा, और दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड। बेटा बताओ यहाँ पर R पर प्लस है यानी कि खाली डब्बा, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है यानी कि भरा हुआ डब्बा, खाली डब्बा, भरा हुआ डब्बा, बीच में सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर देखो प्लस चार्ज है, वैकेंट खाली डब्बा, और यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, भरा हुआ डब्बा, और बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग। ऑल एलाइलिक कार्बोकेटन हैज वैकेंट पी ऑर्बिटल। एलाइलिक कार्बोकेटन का मतलब जहां पर कार्बन सिंगल बॉन्डेड हो, अगर कार्बन की तीनों वैलेंसी बेटा सिंगल बॉन्डेड हैं तो एलाइलिक, हम उसको एलाइलिक कार्बोकेटन बोलते हैं। और एलाइलिक कार्बोकेटन अगर है, और वैसे भी एलाइलिक का मतलब सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, आगे कुछ इस तरह से होता है, कुछ इसमें एलाइलिक ये होता है ना, प्लस सिंगल सिंगल डबल। तो कार्बन की सारी वैलेंसी बेटा क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, तो वो हमेशा क्या होता है, उसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक, है ना, प्लस सिंगल सिंगल डबल, या फिर सिंपल कार्बन पर प्लस होगा और उसके तीनों बॉन्ड सिंगल होंगे। कहानी समझ में आ रही है बेटे क्या है यहाँ पर, कहानी समझ में आ रही क्या बेटे यहाँ पर, तो इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं, बहुत सिंपल बेटा। क्या मैंने अभी आपको एक चीज बताया था क्या, कि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, और जहां पर लोन पेयर वहां प्लस चार्ज आता है। तो देखो बेटा यहाँ पर ए पर प्लस है, मतलब क्या इसके पास खाली डब्बा है। तो बताओ बेटा ये खाली डब्बा, इसके भरा हुआ डब्बा, तो खाली डब्बा, तो अब बताओ बेटा एक सिंपल सी बात हो गई। तो पहले बताओ ये क्या बैक बॉन्डिंग का कंडीशन आ गया, यस, एक खाली डब्बा एक भरा हुआ डब्बा है। अब कंडीशन क्या था कि एक प्लस और एक लोन पेयर एक बॉन्ड बनाता है, बना लिया, और जहां पर लोन पेयर वहां प्लस आता है, खत्म का। दूसरा बेटा यहां पर एक खाली डब्बा है, लेट्स सी किसके पास वैकेंट पी या डी कोई है ना, खाली डब्बा है और इसके पास लोन पेयर, तो खाली डब्बा लोन पेयर, तो बीबी का केस बन गया। और जब कभी भी खाली डब्बा और प्लस चार्ज ना हो उस पर, देखो प्लस चार्ज होने पे भी खाली डब्बा होता है, और बेटा देखो नॉर्मली भी खाली डब्बा होता है, देखो यहाँ पे था कि नहीं, यहाँ पर भी खाली डब्बा था, इसके पास लोन पेयर था, तो नॉर्मल खाली डब्बा भी होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो खाली डब्बा और लोन पेयर भी एक बॉन्ड बनाते हैं, ध्यान रखो बेटा, खाली डब्बा और एक लोन पेयर भी एक बॉन्ड बनाते हैं। इसका कंडीशन ये होता है कि जहाँ पर खाली डब्बा होता है वहाँ पर माइनस आ जाता है, तो वहाँ पर प्लस आ जाता है, खाली डब्बा इलेक्ट्रॉन लेगा तो वहाँ पर माइनस आ जाता है, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ पर हमेशा प्लस आना ही आना है, कुछ ये कंडीशन होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो चलो बताओ बेटा, ये अभी बताता हूँ ये कैसे बनता है। तो खाली डब्बा और ये लोन पेयर, बताओ बेटा बैक बॉन्ड हो गया, खाली डब्बा भरा डब्बा, बीच में सिग्मा हो गया बैक बॉन्ड। अब क्या होगा कि ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाया, जहां पर खाली डब्बा था, जहां पर प्लस चार्ज नहीं था बट खाली डब्बा था, वहां माइनस आ जाएगा, और जहां पर लोन पेयर था वहां प्लस चार्ज। और अगर प्लस और लोन पेयर होगा तो एक बॉन्ड बनाएगा, है ना, और सिर्फ जहां पर लोन पेयर वहां प्लस आएगा, इधर माइनस नहीं आएगा। इतना ध्यान रखना है बेटे। और उसका मैकेनिज्म भी आप देख लो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैकेनिज्म बेटे क्या है,
प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो किसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था इधर, मतलब डिफिशियंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 2 है, तो क्या एक लेने की कोशिश करेगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो इधर आ रहा है बेटा, तो क्या इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, देखो प्लस पहले से था, एक माइनस आ जाएगा, और देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया ना बेटे, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच भी गया। अब इसके पास 2 थे, एक इधर चला गया, तो बेटा बताओ एक बचा कि नहीं बचा, बचा, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर गया है तो यहाँ पर माइनस आया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। और बताओ क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, अच्छा ये प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज, तो देखो हो गया न्यूट्रलाइज, ठीक है, और ये दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ प्लस चार्ज, सिंपल मैकेनिज्म। अगर आप खाली डब्बा और लोन पेयर की बात देखो, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बताया, अब आपको मैकेनिज्म भी दिखा दे रहा हूँ, मतलब बहुत मस्त तरीके से आप देखो, एकदम मस्त तरीके से। अब बेटा खाली डब्बा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना, अब खाली डब्बे में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अब जरा देखो कैसे करेंगे, तो पहले तो एक इलेक्ट्रॉन इधर लेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक आ गया, इलेक्ट्रॉन चूंकि लिया तो इस पर माइनस चार्ज आ गया, क्लियर, समझ गए, यहां पर 2 थे, एक बचा, एक चला गया ना इधर, और चूंकि यहां से गया है इलेक्ट्रॉन इधर, तो बी पर प्लस आ गया, देखिए प्लस आ गया। अब जरा बताओ बेटा, क्या ये दोनों मिलके एक बॉन्ड नहीं बना लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लेंगे, तो देखिए बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर सिंगल माइनस ही था तो माइनस रह गया, प्लस था तो प्लस रह गया, तो थोड़ा बताओ यहाँ पर, यही तो मैंने बताया कि एक खाली डब्बा एक लोन पेयर, एक खाली डब्बा एक लोन पेयर एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर खाली डब्बा है वहाँ पर माइनस आएगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया जरा देखो, कि एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज आएगा, तो देखो बेटा एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, जहां पर बी पर लोन पेयर था वहां प्लस आएगा। बताओ बेटे, कहानी समझ में आ गई? तो आप क्या बैक बॉन्ड पहचान लोगे, उससे बॉन्ड कैसे बनेगा वो पहचान लोगे बेटे, है ना। तो बस सिंपल सा बैक बॉन्डिंग कंडीशन बेटे क्या है कि खाली डब्बा होना चाहिए, एक भरा हुआ डब्बा होना चाहिए, वो खाली डब्बा पी का हो सकता है, डी का हो सकता है, या उस पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या और भरा हुआ डब्बे में या तो लोन पेयर होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर ऐसा है देन, और उनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, अगर ऐसा है देन देयर विल बी बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग मेरा बाबा होता है, सबसे ऊपर होता है, बहुत खतरनाक चीज होती है, हाई बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाता है ये कंपाउंड का। चलिए, तो ये यहां तक आपको बात समझ में आ गई भैया कि बैक बॉन्डिंग क्या होती है, बैक बॉन्डिंग भी बेटे आपको क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और अब देखते हैं बेटा, अब हमने आपको पहले क्या समझा लिया बेटे, देख लो, आप ध्यान से देख लो कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कहां कहां बन सकता है, कुछ एग्जांपल्स मैंने करके दिखाए, और जो बच गए वो आगे आने वाले हैं। फिर हमने बताया कि भाई बैक बॉन्डिंग का कंडीशन क्या है, बैक बॉन्डिंग भी आप समझ लिए, है ना। एक लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, जहां पर लोन पेयर वहां प्लस आएगा, एक खाली डब्बा एक लोन पेयर एक बॉन्ड बनाएगा, जहां पर खाली डब्बा है वहां पर माइनस, जहां पर लोन पेयर वहां प्लस आएगा। ये सारी चीजें आपको बताइए, एकदम माइंड में सेट होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की, या क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल, है ना, आयन की, कार्बोकेटाइन या फिर आयन, है ना। तो वो सारी चीजें आप समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन बेटा 2 तरह का होगा, एक होगा क्लासिकल कार्बोकेटाइन और एक होगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, है ना। अब ये चीज भी आपकी बहुत क्रिस्टल क्लियर करूंगा, एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा। तो एक क्लासिकल कार्बोकेटाइन होगा, क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होता है, इसमें कंप्लीटली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन बनता है, और अगर कंप्लीटली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन बन गया तो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो बेटा अपने आप को रीअरेंज कर सकता है। अब कंप्लीटली डेवलप्ड, अभी एग्जांपल आपको दिखा रहे थे, जहां पर एक्चुअल प्लस कार्बन पे आ जाए, देखो यहाँ पे कार्बन है वहां पे एक्चुअल प्लस आ गया, यहाँ पे कार्बन है वहां पर एक्चुअल प्लस आ गया, एक्चुअल प्लस आना चाहिए, यहाँ पे कार्बन यहाँ पर एक्चुअल प्लस, तो कार्बन पर अगर एक्चुअल प्लस चार्ज आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीटली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन। और अगर कंप्लीटली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन है सो देयर मे बी रीअरेंजमेंट ऑफ दैट कार्बोकेटाइन, मे बी और मे नॉट बी, वो सारी कंडीशन हम आगे देखेंगे, वो सब कुछ आप आज देखते हुए चले जाओगे, सब कुछ आपको समझ में आएगा एक्चुअली में। सो दैट इज क्लासिकल, सिंपल। और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, वहां पर पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन होगा। लाइक आपने कहा कि भाई ये सपोज ये कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से दिखाते हैं हम आपको, RCH2 है और यहाँ पर कोई कैटायन लगा हुआ है सब कुछ, ये ध्यान देना बेटा। अब न्यूक्लियोफाइल आया तो क्या करेगा बेटा, ये प्लस आई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन की तरह धक्का देगा, बात समझ रहे हो। तो क्या होगा कि यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन, एक तो बेटा देखो एक तो धक्का देगा, समझना जरा बात को, एक तो ये धक्का देगा इधर, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खसकेंगे इधर, यहाँ पे प्लस चार्ज हो तो ये भी अपनी तरफ खींचेगा, और धक्का दे रहा है तो इधर भी जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस कार्बन पर पार्शियल कौन सा चार्ज डेवलप होने लगेगा, प्लस चार्ज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भैया यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, नहीं भी लगा होता तभी बेटा ये A प्लस खींचता। अच्छा अब आप बोलोगे सर इस पर क्यों नहीं डेवलप हुआ, इस पर भी डेवलप होगा बट उसका मैग्नीट्यूड, अब देखो ना क्या है कि बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ज़्यादा हो रही है, देखो ये इसको दे रहा है तो इधर से धक्का भी मार रहा है, तो देखो ये धक्का इधर से किया और ये इधर से खींच भी रहा है, सो ज़्यादा चांसेस हैं। और यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर थोड़ा आगे अभी आपको स्टेबिलिटी का रीजन भी एक और बताऊंगा। जैसे यहाँ पर अब बताओ बेटा, क्या यहाँ पर पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन है,
आई थिंक रीजन समझ गए, ये धक्का दे रहा है खींच रहा है, तो धक्का दे रहा है उधर से खींच रहा है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा ना इस कार्बन से, और इस इलेक्ट्रॉन से अगर कार्बन खींच गया, सॉरी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अगर खींच गया तो बेटा इलेक्ट्रॉन दूर गया तो प्लस चार्ज आया, लेकिन क्या कंप्लीटली दूर चला गया? नहीं, शिफ्टिंग हुआ इलेक्ट्रॉन्स का थ्रू बॉन्डिंग, ठीक है, तो पार्शियल चार्ज डेवलप हुआ। ये बात हम लोगों ने पहले भी की हुई है। तो पार्शियल चार्ज डेवलप हुआ तो इससे पार्शियली डेवलप कार्ब कैटायन होता है, और जब कभी भी पार्शियली डेवलप कार्ब कैटायन होगा बेटे तो कभी भी चांस ऑफ रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नेवर, नॉट एट ऑल। ठीक है बेटे, तो आपने ये देखा यहाँ पर कि भैया क्या, अच्छा ये बेटा एक चीज बताओ, एकदम माइंड में एकदम ये क्लियर हो गया ना कि क्लासिकल क्या होता है, नॉन क्लासिकल क्या होता है, पहचान लोगे ना। बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कंप्लीटली डेवलप्ड कार्ब कैटायन होगा बेटे, और यहाँ पर पार्शियली डेवलप्ड कार्ब कैटायन होगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखो बेटा, जब कभी भी यहाँ पर हम बात करेंगे ना इसकी नॉन क्लासिकल की, तो यहाँ पर बेटा जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है ना वो काम नहीं करता है बेटे। लाइक हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करेगा, रेजोनेंस काम नहीं करेगा, आई इफेक्ट काम नहीं करेगा, यहाँ पर इन सब का कोई रोल नहीं होता है। बट अगर कंप्लीटली डेवलप्ड कार्ब कैटायन है तो यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का कंडीशन अगर फॉलो हो रहा है, तो सारी कंडीशंस मैं आपको बताए रुका हूँ, वो आपका फॉलो होगा। मीन्स आप यहाँ पर आई इफेक्ट भी काम करेगा, यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट भी काम करेगा, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट, यहाँ पर कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर सारे काम करेंगे कि जब क्लासिकल की बात होगी तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं आपको नॉन क्लासिकल के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। ये तो जस्ट मैंने आपको इंट्रो दिया कि भाई क्लासिकल क्या होता है और बेटे नॉन क्लासिकल क्या होता है। आपने यहाँ से इतना समझ लिया होगा कि क्लासिकल और नॉन क्लासिकल में क्या डिफरेंस है, हम कैसे पहचानेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, कहाँ पर क्लासिकल बनेगा, कहाँ पर नॉन क्लासिकल बनेगा, कैसा क्या होगा, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा बेटा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, नॉन क्लासिकल कैटायन की बात करें तो पहले तो हम नॉन क्लासिकल कैटायन की बात करते हैं, फिर बात करेंगे नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन की। बेटा ये जो 3 मेंबर्ड रिंग आप देख रहे हो ना, तो जब कभी भी इस तरह की 3 मेंबर्ड रिंग बन जाए या साइक्लिक कंपाउंड आ जाए इस तरह का, और बीच में यहाँ पर कैटायन पर एक प्लस चार्ज आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कैटायन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सो इफ रिंग फॉर्मेशन 3 का नहीं, मतलब रिंग होनी चाहिए और उसके बीच में कोई कैटायन फंसा होना चाहिए इस तरह से, तो इफ रिंग फॉर्मेशन और कैटायन अगर रिंग में है एनसीसी होगा। और मैंने अभी आपको बताया कि कोई हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करेगा, कोई रेजोनेंस काम नहीं करेगा, कोई आई इफेक्ट काम नहीं करेगा, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट काम नहीं करेगा। बात समझ रहे हो? क्लियर है ना बेटे बात एकदम? चलिए अब आगे देखिए। इसकी बात करें अगर बेटा तो क्या साइक्लिक है? यस साइक्लिक है। क्या कैटायन फंसा हुआ है? यस फंसा हुआ है। नॉन क्लासिकल एनसीसी है ना, नॉन क्लासिकल कैटायन बोल दो अभी उसको। यहाँ पर देखो साइक्लिक है, यहाँ पर देखो हेलोजन फंसा हुआ है, यहाँ भी हेलोजन फंसा हुआ है ना, तो इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, साइक्लोब्रोमोनियम आयन, साइक्लोब्रोमीन है ना, तो साइक्लोब्रोमोनियम आयन याद रखना बेटा। इसको साइक्लो हेलोजन है तो हेलोनियम आयन, आयोडीन है तो साइक्लो आयोडोनियम आयन, राइट। तो यहाँ पर ये सब के सब बेटे क्या है, एनसीसी हैं, नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायंस हैं, ये सब के सब नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन है। कहानी क्लियर है एकदम? यहाँ तक बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई। अब ये देखते हैं ना बेटा, अब देखो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अभी अब क्या आने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बेटा अभी यहाँ पर ये आने वाली है कि चलो ठीक है आपने ये देख लिया बेटा पहले कि क्लासिकल क्या होता है, नॉन क्लासिकल क्या होता है। नॉन क्लासिकल मैंने आपको और अच्छे से बताया है अभी, है ना। नाउ अब ये नॉन क्लासिकल कैटायन बनता कैसे है, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म भी देखें आप। नॉन क्लासिकल कैटायन अब बनता कैसे है, थोड़ा सा बेटा इसका मैकेनिज्म भी देखा जाए तो और मजा आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल कैटायन। कंडीशन एक ही कंडीशन है और वो ये है कि एटम मस्ट हैव लोन पेयर, एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, उसी के पास सेम एटम के पास, सेम एटम। तो सेम एटम मस्ट हैव लोन पेयर और बेटा उसी पर क्या होना चाहिए, प्लस चार्ज, और प्लस का मतलब तो वैकेंट होता ही होता है, जैसे कि यहाँ पर हेलोजन का एग्जांपल, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे बेटे, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। बात को समझ रहे हो? जैसे हेलोजन, हेलोजन पे बेटा देखो, हेलोजन पे देखो क्या है कि लोन पेयर तो होता ही, तो लोन पेयर है, चूंकि प्लस चार्ज आ गया तो खाली डब्बा भी है। तो एटम सेम एटम मस्ट हैव लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल, दोनों होने चाहिए, और नहीं दोनों होने चाहिए, और अगर ऐसा होता है देन देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन। ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, बट देन देयर अब कहाँ पे होगा सारी कंडीशंस बताएंगे आपको। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं यहाँ से, जरा देखिएगा ध्यान से बेटा, गौर फरमाइएगा बेटा। एक चीज बताओ, आज CH डबल बॉन्ड CH2, अभी मैंने बताया था यहाँ पे पाई क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा बेटा तो अगर हम इसमें हेलोनियम आयन का अटैक कराएंगे तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा। देखो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल है, चूंकि प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास जाएगा, ये देखो गया इसके पास। अब होगा क्या बेटे, यहाँ पर जब इस पर प्लस चार्ज भी है ना तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा,
पास में गया, फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड उससे क्या होगी, कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। अब जरा देखना कैसे कनेक्ट होगा, समझना बेटा, देखना कैसे कनेक्ट होगा। अब फिर से वही बात है कि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो इस तरह से धक्का देगा, है ना, ये आपको बता चुका हूँ, है ना, और ये इस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगेगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस तरह बनने लगेगा। कुछ आप इस तरह से देख लिया करो, पता है बेटा कैसे, यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर आप मतलब मैं आपको ऐसे इनडायरेक्टली एक ट्रिक बता रहा हूँ क्या कि आप इस चीज़ को तोड़ो ना तो डिग्री देख लिया करो। इधर तोड़ोगे तो यहाँ देखो 2 डिग्री वाला काप कैटायन, हालांकि फुली डेवलप्ड नहीं है बट माइंड में रखो इस चीज़ को, ऐसे आप काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2 डिग्री है, बेटा अगर ऐसे तोड़ते तो यहाँ पर एक ही कार्बन लगाया होता है, ये 1 डिग्री, तो हमेशा हायर डिग्री वाला तोड़ा करो, या फिर ऐसा तोड़ा करो कि जहाँ पर काप कैटायन ज़्यादा स्टेबल बने। हालांकि पार्शली डेवलप्ड है बट फिर भी मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, जिसको तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से दूर जाएगा। दूर जब जाएगा भाई एक चीज बताओ, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो इससे पाई बॉन्ड वीक होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से इससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो कैसे शिफ्ट होंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो बेटा अब जरा ध्यान देना, क्या इधर दूर जा रहा है, यस जा रहा है, क्या और दूर जा रहा है, यस जा रहा है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये और दूर जाएगा, यहाँ और माइनस यहाँ और प्लस। अब जरा देखना तो होगा कि जैसे ही हेलोनियम आयन इसके पास आएगा बेटा, बताओ इसका प्लस, गौर फरमाइएगा बेटे, इसका प्लस, और देखो इसके पास लोन पेयर भी और प्लस चार्ज भी है, तो कितनी इंटरेस्टिंग कितनी मजेदार चीज हो गई। तो क्या ये बेटा लोन पेयर और प्लस चार्ज, भाई ये प्लस और इलेक्ट्रॉन है तो क्या इनके बीच में इंटरेक्शन होने लगेगा, अरे वाह गजब भाई गजब। और बेटा बताओ यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगा तो ये प्लस और माइनस के बीच में इंटरेक्शन होने लगेगा, समझ रहे हो बेटा। तो ये कंडीशन समझ में आया कि भैया लोन पेयर भी है मतलब इलेक्ट्रॉन भी है इसके पास और प्लस चार्ज भी है, तो भैया प्लस माइनस वाले को खींच लेगा, माइनस प्लस वाले को खींचने लगेगा, तो ये इस तरह से ऐसे ऐसे करके खींचने लगेगा। तो इसका मतलब इनके बीच में इंटरेक्शन होने लगेगा, तो देखो ये इंटरेक्शन होने लगा प्लस और लोन पेयर के बीच में, और ये इंटरेक्शन होने लगा प्लस और माइनस के बीच में। और जैसे जैसे इंटरेक्शन होने लगेगा तो ये चूंकि जैसे बॉन्ड ये बनना शुरू हो जाएगा तो बेटा ये बॉन्ड टूटने लगेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन पेंटावैलेंट नहीं हो सकता है बेटे, क्योंकि 2 कार्बन का ऑलरेडी 4 वैलेंसी है। देखो कैसे करो, 1 और 1 हाइड्रोजन, 2 3 4, तो 1 2 3 है, 1 हाइड्रोजन लगा तो 3 और 4 और फिर ये 5 होता रहता, तो ये बॉन्ड टूटने लगेगा और इधर ये वाले बॉन्ड बनने लगेंगे। अब क्या होगा देखो अल्टीमेटली बेटा, जब ये पूरा बॉन्ड टूटेगा तो क्या यहाँ पर एक्चुअल माइनस आ जाएगा, एक्चुअल माइनस देखो ये, और यहाँ पर एक्चुअल प्लस है, तुरंत प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा। देखिए समझना जरा बात को और लॉजिक समझना। और बेटा बताओ यहाँ पर लोन पेयर है और जब ये कंप्लीटली माइनस आएगा तो यहाँ कंप्लीटली प्लस आएगा। उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बहुत ही मतलब माइक्रो सेकंड की बात होती है, बहुत ही मतलब ये कंप्लीटली डेवलप्ड कार्बोकेटायन नहीं बन पाता है ना, बनने से पहले ही जस्ट ये बॉन्ड हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर ये माइनस आया, खटक से यहाँ प्लस आया और प्लस और लोन पेयर एक बॉन्ड बनाता है, प्लस और लोन पेयर एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज आता है। तो बेटा देखो प्लस और लोन पेयर एक बॉन्ड बनाया, लोन पेयर यहाँ पर था तो बेटा बताओ यहाँ प्लस चार्ज आ गया। कहानी समझ गए? और देखो इसका जो माइनस डेवलप हुआ था और प्लस डेवलप हुआ था तो माइनस प्लस तो एक बॉन्ड बना लेता है भाई, प्लस माइनस के बीच में भी तो एक बॉन्ड बनता है ना बेटे, कुछ इस तरह से। तो प्लस माइनस यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया। अच्छा ये प्लस चार्ज कौन सा वाला है बेटे, ये प्लस चार्ज कौन सा वाला है, ये प्लस और ये लोन पेयर एक बॉन्ड बनाया और जहाँ पर लोन पेयर था वहाँ प्लस आया। सो दिस इज कॉल्ड नॉन क्लासिकल कैटायन। तो अब बेटा बताओ क्या आपको ये भी समझ में आ गया कि नॉन क्लासिकल कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा? हर चीज देखो बेटा, ये चीजें आपको इतनी डिटेल में जैसे मैं समझा रहा हूँ ना बेटा, समझने की कोशिश करो। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं आपको हर चीज एकदम जीरो से लेकर सुपर हीरो तक, मतलब एकदम वेरी बेसिक टू हाईली एडवांस लेवल तक सारी चीजें, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझते चले गए तो बस कहानी क्लियर होती चली जाएगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देख सकते हो बेटे, आप CH3CH चाहिए आपका ऐसे आ गया। अब जरा समझना बेटे, ए मस्ट हैव लोन पेयर, ए मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर। तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए और लोन पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर लोन पेयर था तो उसने बॉन्ड बना लिया। अभी ये मैंने आपको बना के दिखाया। अब ये जो बन रहा है इसको ट्रांजिशन स्टेट मत समझ लेना, ये जो बन रहा है इसको बेटा आप ट्रांजिशन स्टेट मत समझ लेना। ये जो बना है ये दिस इज इंटरमीडिएट, नॉट ट्रांजिशन, इसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं। जैसे हेलोजन है ना, तो साइक्लोहेलोनियम आयन है ये, एंड दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये एक टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। दिस इज नॉट ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये इस चीज ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से बेटे, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है देखो यहाँ पर, दीज आर नॉट ट्रांजिशन स्टेट, दीज आर इंटरमीडिएट्स है। अब इसकी ओपनिंग कैसे होगी? अब मान लो ये बन गया भाई, NCC बन गया भाई, देखो क्या बन गया, NCC बन गया। अब नॉन क्लासिकल का आप कैटायन की बात करते हैं। अब बेटा देखो बात, अब बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, पार्शियल प्लस ये देखो आपके सामने था कुछ इस तरह से, यहाँ पे समझाता हूँ। देखो RCH2, ध्यान से बेटा समझना आप, और यहाँ पर A पर प्लस है और देखो ये ऐसे और ये ऐसे है, ठीक है। अब इस पर न्यूक्लियोफाइल को करना है अटैक, अब इस पर न्यूक्लियोफाइल को करना है अटैक। बेटा अच्छी बताओ, सामने वाली पोजीशन तो पूरी ब्लॉक्ड है। अब जो जो पॉसिबिलिटी मैं सब बताऊंगा, आपके माइंड में जो जो चीजें चल सकती है मैं सब बताऊंगा, ध्यान से सुनना।
और बेटा ये आपका आगे बहुत यूज होगा। गट 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 गट, सामने वाली पोजीशन तो ब्लॉक्ड है, देखो ये पूरा रिंग बना हुआ है, तो ये इसके इस साइड से, अब देखो, अच्छा एक चीज पहले और समझो बेटा, ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अच्छा आप बोलोगे सर यहाँ से भी खींच सकता है, यहाँ से भी खींच सकता है, यस बिल्कुल बेटा, दोनों तरफ से खींच सकता है, उधर से भी खींच सकता है। बट अब जरा समझ, तो बेटा इसके पास धक्का देने वाला भी तो इधर है ना, इसका जो धक्का होगा इस कार्बन तक उतना नहीं पहुंच पाएगा जितना इसका। तो बताओ, तो ये धक्का देखो, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये ए प्लस खींच रहा है, और देखो इधर से धक्का, तो पूरा इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं खींचता हुआ चला आएगा इधर। और जब ये इस तरह से खींच रहा है बेटा, तो देखो ये धक्का देने की हेल्प कर रहा है, तो इधर से भी खींच जा रहा है बेटा, ऐसे करके पूरे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाए। तो होगा क्या कि इस पर जो है इलेक्ट्रॉन चूंकि इस तरफ खींच रहा है प्लस चार्ज की वजह से, और ये धक्का दे रहा है, तो देखो ये तो खींच रहा है, और दूसरा ये खींचने में सपोर्ट कर रहा है, धक्का भी पीछे से दे रहा है। मतलब आप कूद रहे हो, आप एकदम छत पे खड़े हो गए, कॉर्नर पे कूदने की कोशिश करो, पीछे से आया कोई धक्का भी दे दिया, तो भैया लो खटाक से नीचे चले गए, है ना, और कांड हो गया, कांड हो गया। तो यहाँ पर कुछ वही कांड हो रहा है, यहाँ पर कुछ वही कांड हो रहा है कि भैया यहाँ वाला जो कार्बन है, तो अब बेटा बताओ, फिर जब ये धक्का देगा और ये खींचेगा, तो इस पर पार्शियल क्या आ जाएगा बेटे, पार्शियल देखो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, तो पार्शियल कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इस पर पार्शियल आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। कहानी समझ में आ गई क्या, कहानी समझ में आ गई क्या। तो अब ये प्लस चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल बेटा वहीं तो अटैक करेगा जहां पे प्लस चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि ये रिंग जो है सामने से पूरा एकदम ऐसे, ये वॉल नहीं बन गई 3 मेंबर की, तो बेटा कहाँ अटैक कर पाएगा, इसको जगह नहीं मिलेगी। बट देखो पीछे एकदम फ्लैट है, खाली जगह पड़ी है, तो इसको ये बैक साइड से यहाँ पे अटैक करेगा। दिस विल बी द करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन एनसीसी, ऑन एनसीसी। इस तरह से इसकी ओपनिंग करते हैं, इस तरह से हम इसकी क्या करते हैं, ओपनिंग। इसका मतलब ये यहाँ पे अटैक करेगा। अब और सुनना जरा ध्यान से, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, इतनी बात समझ में आती है, चलो अब आगे फिर बढ़ते हैं और थोड़ा सा और आपको समझाते हैं। RCH CH2 A प्लस, ये है ना, यहाँ पर आपका पार्शियल प्लस और यहाँ पर पार्शियल माइनस। अच्छा बेटा ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जरा देखना, और इधर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे इसके पास आएगा, अब देखो एक और फेवर हो गया, क्या फेवर हो गया, जरा और समझिएगा, और गौर फरमाइएगा, कितनी और इंटरेस्टिंग चीज। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना बेटे, और देखिए इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है, एक तो प्लस चार्ज इसको खींच रहा है, ये भी धक्का दे रहा था। अब देखो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा फिर से, और ये न्यूक्लियोफाइल भी चूंकि प्लस है तो इसके पास आ रहा है, और इस पर है माइनस, तो भैया इस पर माइनस है तो इनके इलेक्ट्रॉन को भी तो और रिपल करने लगेगा, तो ये रिपल कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल पे भी माइनस है तो इसके इलेक्ट्रॉन को यहां से आने के बाद इसको भी रिपल करेगा, और रिपल करेगा तो बेटा ये और दूर इलेक्ट्रॉन जाएगा, और दूर जाएगा, और दूर जाएगा, तो ये बॉन्ड टूटने लगेगा, यहाँ पर बीबी होगा, और बेटा इसके और इसके बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनने लगेगा, यहाँ पर आपका है ना बीएम होगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब साइमल्टेनियसली दोनों काम होते हैं, साइमल्टेनियसली। अब बेटा बताओ, यहाँ पर पार्शियल जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, दिस इज कॉल्ड नॉन क्लासिकल कार्ब-कैटायन। ये आपका नॉन क्लासिकल कैटायन था, दिस इज नॉन क्लासिकल कार्ब-कैटायन। दिस इज, तो मैंने देखो इंडिकेट किया है, दिस इज नॉन क्लासिकल। अब बेटा बताओ, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसने पूरे खींच लिए इधर, तो इधर क्या आ गया माइनस, और इधर एक्चुअली में क्या आ गया प्लस, बट साइमल्टेनियसली। और हमने क्या कहा था कि ये प्लस चार्ज खाली नहीं रह पाएगा, फुली डेवलप्ड नहीं रह पाएगा, क्योंकि जैसे ही टूटेगा वैसे ये बन जाएगा। और बेटा बताओ, ये माइनस और प्लस एक बॉन्ड बना लेगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटक जाएगा, और बेटा यहाँ से टूट गया, जब यहाँ से कोई एक धागा ऐसे रस्सी बंधा हुआ है टूट जाएगा, तो ऐसे लटक जाएगा कि नहीं लटक जाएगा, और देखो ये प्लस माइनस इसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये टूटा और ये CH2 में लटक जाएगा, तो देखो CH2 में ये A लटक गया और प्लस माइनस हो गया इसका न्यूट्रलाइज, और जैसे इसके इलेक्ट्रॉन इधर आए थे तो यहाँ प्लस आया था, और प्लस माइनस ने एक बॉन्ड बना लिया, तो देखो कुछ इस तरह का पार्ट आपके सामने आया। और ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये जो कार्बन है ना बेटा, इसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करता है, उन ऑर्बिटल्स पे जाता है और बॉन्ड बनाता है। तो देखो बेटा ओपनिंग भी समझ में आ गई क्या। सो अटैक्स ऑन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन फ्रॉम बैक साइड। बैक साइड से क्यों किया? अच्छा एक चीज आपके सामने और आ सकती थी, सर एक चीज बताओ, यहाँ तो प्लस है सर और यहाँ पर माइनस, सर ये प्लस माइनस एक बॉन्ड नहीं बना लेगा तुरंत यहाँ अटैक करके, ऐसे अटैक करके? बताओ बेटे, ये प्लस माइनस एक बॉन्ड नहीं बना लेगा क्या ऐसे करके? यहाँ पे ऐसे अटक गया और यहाँ पे इसने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। क्या ये पॉसिबिलिटी सर नहीं हो सकती है क्या? क्या ये पॉसिबिलिटी सर नहीं हो सकती है क्या? है ना? तो बेटा एक चीज़ आप मुझे ये बताएं, अब बोलो कि सर यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा,
अच्छा, तो एक हमने क्या कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कभी बेटा आपको लगे ऐसा हो सकता है क्या, तो आप करके देखो। चलो करके देखते हैं, है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, किसी भी तरह का, अब बहुत लोग हैं माइंड में, सर ये प्लस था और ये माइनस था, सर यहाँ पर तो ये फुली डेवलप्ड है, यहाँ अटैक करना चाहिए ना सर, ये क्या आप क्या कर रहे हैं सर जनाब। बोल रहे हैं कि सर ये सामने वाला पोजीशन ब्लॉक है, तो ब्लॉक तो है बेटा, यहाँ पे देखो रिंग बनी हुई है, ब्लॉक तो है, एकदम 100% ब्लॉक्ड है ये, है ना। तो ये बैक साइड एकदम फ्री है, यहाँ पे अटैक किया, एक्सप्लेनेशन यही है, बट आपको अब समझाते हैं क्या है। क्या बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो जरा देखो, जरा सा अभी समझाते हैं ना आपको। हमने कहा ना कि बेटा कि आपका कोई भी चीज़ आपके मन में जो आ रहा होगा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब बोलोगे सर ये जो न्यूक्लियोफाइल आप यहाँ से डाल रहे हो, ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ क्यों नहीं अटैक कर रहा है, तो भैया कराओ अटैक। तो आपने कराया तो RCH, और बेटा यहाँ पर CH2 बन गया, और यहाँ पर ये A हो गया, और यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। ये लीजिए जनाब। अब ये न्यूक्लियोफाइल किसके साथ अटैच हो गया, A के साथ अटैच हो गया, A के साथ अटैच हो गया। बात समझ भी रहे हो ना। अब बेटा बताओ, तो ये रिंग, ये कंपाउंड आपका, ये प्रोडक्ट बना दे रहे हो आप, तो क्योंकि न्यूट्रल भी हो गया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। जब कभी भी हम लोग नॉन क्लासिकल की बात करते हैं तो बेटा ये वाला प्रोडक्ट कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, नॉट ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व ही नहीं होता है, ये प्रोडक्ट ही नहीं बनता है ना। अब वही चीज़ है कि ये प्रोडक्ट के एनालिसिस से बात सामने आती है कि ये प्रोडक्ट बनता ही नहीं है एक्चुअली में। तो इसलिए ध्यान रखना बेटा, दिस विल नॉट हैपन। ये जो, और इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझाते हैं कि सामने वाली पोजीशन पूरी तरह से क्या है, ब्लॉक्ड है, सामने का पोजीशन पूरा ब्लॉक्ड है, तो बेटा फिर ये कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक कर सकता है, बट यहाँ से अटैक ये नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हो। तो हमेशा जो है जो भी यहाँ पर कैटायन लगा होगा उसके बैक साइड में जाएगा, मतलब ये दोनों हमेशा एंटी पोजीशन पे होंगे, है ना। मतलब जैसे कहने का मतलब अभी हमने इसमें समझाया, तो न्यूक्लियोफाइल, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे बेटे, न्यूक्लियोफाइल और ये जो एटम था जो यहाँ पर फंसा हुआ था, ये दोनों हमेशा एंटी पोजीशन पे होंगे, 180 पे होंगे, हमेशा एक दूसरे के, एंटी पेरी प्लानर बोलते हैं इसको, है ना। तो आगे समझोगे आप बात को, ठीक है। तो आई होप बेटा कि मैंने आपको नॉन क्लासिकल का कैटायन बहुत बढ़िया तरीके से समझा लिया होगा, आपने बहुत मस्त तरीके से समझ लिया होगा। अब एक चीज़ और समझते हैं बेटे बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। देखो क्या, जैसे कि मान लो ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इससे एक क्लियरिटी आपको बहुत अच्छे से और आएगी। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, जैसे कि ये अल्कीन है और यहाँ पर देखो इसके पास ये लोन पेयर है ना, यहाँ पर मतलब इसके पास प्लस चार्ज भी है और लोन पेयर भी है, प्लस चार्ज भी है और लोन पेयर भी है। जरा समझिएगा, गौर फरमाइएगा बेटे। मान लो ये इस पर अटैक किया, बट एक चीज़ बताओ, ये जब इस पर अटैक कर रहा है तो अभी तो कोई रिंग बनी नहीं है, तो रिंग जो बनेगी बेटे, वो रिंग ऐसा भी तो हो सकता है कि ये भाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ऊपर भी और नीचे भी। भाई हम लोग कैसे बनाते हैं कि अगर ये डबल बॉन्ड है तो इसको हम ऐसे करते हैं ना बेटे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे भी है। तो भैया जो ये जो ए लोन पे और प्लस चार्ज जो फंसने वाला है, ये ऊपर भी जाके फंस सकता है, नीचे भी जाके फंस सकता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है फंसने की। बात समझ रहे हो। तो ये अगर ये नीचे की तरफ से जाके फंसा तो एक पॉसिबिलिटी बेटे ये बन सकती है, बोलो ना बेटे। और अगर तो ये कहां फंसा भी जाके बताओ, नीचे की तरफ फंसा जाके यहां पे। और अगर ये ऊपर की तरफ जाके फंसा, देखो ऊपर जाके, तो बेटा ये बताओ ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या बेटा, ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है क्या। अच्छा ऐसा क्यों होगा ये मैं आपको समझा रहा हूं अभी, बट ये बात समझ गया ना कि भाई डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी नीचे भी, तो चांसेस ऊपर भी जाने के नीचे भी जाने के हैं। और वैसे भी अगर आप बात करो यहाँ पर इस कार्बन पर हाइब्रिडेशन sp2 आएगा, इस पर भी हाइब्रिडेशन sp2 आएगा, तो बेटा प्लेनर है। और जब कोई भी प्लेन होता है, ये प्लेनर है, पूरा प्लेन फ्लैट है, फ्लैट प्लेनर है। जब फ्लैट प्लेनर है तो बेटा ये ऊपर से भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कहीं भी जाओ। मान लो फ्लैट है ये, अब न्यूक्लियोफाइल है, इधर से भी घुस सकता है, इधर से भी जा सकता है, पूरा फ्लैट प्लेनर sp2 है, ट्रायगोनल प्लेनर होता है, आप ऐसे समझ लो। तो इसलिए दोनों चांसेस बन सकते हैं बेटा, ये नीचे की तरफ भी जुड़ सकता है या ऊपर की तरफ भी जुड़ सकता है। इससे फायदा क्या हुआ, फायदा मतलब क्या हुआ, इससे होने क्या वाला है। अब इसके बाद बेटा आगे कहानी आपको पता है। फिर चलो ये दोनों बन गए, अब सीधे आप क्या करोगे बेटा, इसको यहाँ से क्या कर दोगे, तोड़ दोगे ऐसे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ बैक साइड से ही अटैक करेगा, रिंग जहाँ पे होगी उसके अपोजिट साइड में ही अटैक करेगा। तो बताओ ये ए लटक जाएगा इधर, ये लटक गया, और देखो न्यूक्लियोफाइल आ गया, दोनों एंटी पोजिशन पे हैं। और देखो ये कायरल सेंटर है बेटे, इसका हाइड्रोजन को चाहो तो आप ऐसे शो कर लो, ये देखिए चारों वैलेंसी अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। नाउ अब रिंग चूंकि ऊपर है तो हमेशा रिंग के बैक साइड से अटैक करेगा, रीजन समझा दिया, फ्रंट पोजीशन इज ब्लॉक्ड, तो यहाँ पे जाएगा बेटा, ये टूट जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और देखो ये CH2 में इधर ऊपर आ जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर जाएगा ये, और इस हाइड्रोजन को आप लिख लो ऐसे 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 करके। और अगर अब आप ध्यान दो बेटे,
तो आप देख सकते हो ध्यान से कि लेट दिस, ये जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, लेट दिस कॉन्फ़िगरेशन इज आर, लेट मैं मान ले रहा हूँ कि एक आर है, क्योंकि हमें पता नहीं न्यूक्लियोफाइल क्या है। बट बेटा यहाँ पर बताओ, क्या एच और एन यू जस्ट इंटरचेंज हुए हैं? देखो एंटी पोजिशन, देखो एन यू नीचे चला गया और ये नीचे चला, तो क्या बेटा इन दोनों में जो है वो ऑड इंटरचेंज है? अब लगाओ थोड़ा सा आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल, ये सब ऑप्टिकल में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया। तो इस पर्टिकुलर कार्बन के अराउंड क्या बेटा, ये देखो ना, एच ऊपर चला गया, एन यू नीचे आ गया, मतलब मैं समझा रहा हूँ प्रोडक्ट तो बन गया कैसे, वो ठीक है। अब मैं इन दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूँ तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियोफाइल नीचे आ गया, हाइड्रोजन ऊपर चला गया, मींस देयर इज ऑड इंटरचेंज। और जब कभी भी ऑड इंटरचेंज होता है तो कॉन्फिगरेशन जस्ट उल्टा हो जाता है। तो अगर ये आर है तो ये एस बन जाएगा। तो बेटा बताओ यहाँ पर आर एंड एस इज फॉर्म्ड, यानी कि अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोक मिक्सचर इज फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर रेसमाइजेशन हो जाएगा, रेसिप्रोक मिक्सचर बन जाएगा। या फिर दोनों क्या होंगे, अगर एक आर है और दूसरा एस है तो इनको बोल सकते हैं कि ऐसे केस में अगर एक आर है बेटे और दूसरा एस है तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स भी बनेगा। अरे बेटा कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब देखो धीरे धीरे कितने डिटेल में और खतरनाक तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पेयर ऑफ इनैंशियोमर भी बनेगा, है ना, या रेशनलाइजेशन बोल सकते हो या आर एंड एस फॉर्म, जो भी चीज़ें हैं वो सब बातें आप बोल सकते हो। चलो आपको ये बात भी समझ में आई। आगे देखो पॉइंट्स लिखें, समझे जरा साहब, है ना। सो चांस ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक एट पार्शली डेवलप्ड कार्बकैटायन इज 2। कितने चांसेस हैं? 2। एबव एंड बिलो। स्ट्रक्चर प्लानर था, ऊपर से भी जा सकता था नीचे। सो इफ कायरल सेंटर इज जनरेटेड, तो क्या कायरल सेंटर जनरेट हुआ? यस एग्जैक्टली, बिल्कुल जनरेट हुआ। देखो यहाँ पर इसकी चारों वैलेंसी अलग और इसकी भी चारों वैलेंसी अलग। सो कायरल सेंटर इज जनरेटेड, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। देन इट्स मिरर इमेज, समझ रहे हो बेटा, कंपाउंड विल ऑल्सो बी पॉसिबल। मतलब अगर एक आर है तो उसका एस पॉसिबल होगा, अगर एस है तो उसका आर पॉसिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। मीन्स वी गेट पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, अभी तो पता है पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, है ना। या फिर रेसमाइजेशन, और वो जो रेसमाइजेशन होता है, रेसिप्रोक मिक्सचर जो होता है वो बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ कि भैया मान लो हमने इसको आर बोला था और ये बेटा क्या है, ये एस है। आर है लेट कि ये क्लॉकवाइज है तो ये लेट एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर ये +50 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो बेटा ये -50 डिग्री क्लॉकवाइज। इक्वल कंपाउंड है, सेम चांसेस था, +50। तो जैसे आप इन दोनों को मिलाओगे बेटा तो आपको नेट रोटेशन कितना मिलेगा? आपको नेट रोटेशन बेटा कितना मिलेगा? क्या जीरो नहीं हो जाएगा नेट रोटेशन? तो बेटा ये सारी चीज़ें आपको आइसोमेरिज्म में बताई गई हैं कि नहीं बताई गई हैं, है ना, +50 डिग्री। तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगा? जीरो। चूंकि ये दोनों बाहर से मिल रहे हैं, एक ही कंपाउंड के अंदर नहीं हो रहा है। ये जब ये दोनों मिल रहे हैं मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो रहा है? इसकी वजह से। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो रहा है? इसकी वजह से। सो इसको बोलते हैं एक्सटर्नली, इसके साथ एक्सटर्नली काम हो रहा है, इसके साथ एक्सटर्नली आ जा रहा है, इसके साथ एक्सटर्नली आ जा रहा है, इसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जा रहा है, जिसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपनसेशन, है ना। बाहर से हुआ एक कंपाउंड दूसरी कंपाउंड की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है, उसका मिक्सचर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल। तो ये जो टोटल मिक्सचर मिला दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, बट लेकिन जब दोनों मिल गए तो इनएक्टिव हो गए, क्योंकि एक में क्लॉकवाइज था तो एक में एंटी क्लॉकवाइज था, दोनों ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया। और ये हुआ किसकी वजह से? एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से। जबकि मेजो में जो होता है वो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं वो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से होते हैं, वो एक ही कंपाउंड के अंदर होता है। एनीवे वो तो बात थी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, वहां पे नहीं जाएंगे, तो बात समझ में आती है। ऑलवेज एंटी एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हमेशा। बताओ बेटा बताओ, अगर कोई ए था तो ए नीचे आ जा रहा था या न्यूक्लियोफाइल ऊपर, हमेशा ऐसा। या फिर ये केस बना था कि ए ऊपर हो गया था न्यूक्लियो, तो ये हमेशा एंटी पोजिशन। अच्छा क्यों एंटी पोजिशन पे? क्योंकि जिधर रिंग होगी उधर ए होगा, और चूंकि पोजीशन ब्लॉक्ड है तो उसके अपोजिट में ही हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो हमेशा एंटी पोजीशन पे, है ना, ये जो ए होगा उसके वो करेगा। नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बकैटायन, यहाँ कोई कार्बकैटायन फुली डेवलप्ड बनता ही नहीं है, नो। और अगर फुली डेवलप्ड कार्बकैटायन नहीं होगा सो देयर विल बी नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट। यहाँ पर हमें मार्कोनिकोव रूल जो है हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम मार्कोनिकोव रूल डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वो हम आगे बताएंगे, है ना, वो आप समझोगे क्या चीज़ है। बट उसके पहले जरा सा आप ये देख लो, देखो और जरा सा देखो क्या। इन केस ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बकैटायन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दैट कार्बन, है ना, या ऑन दैट कार्बन कैन प्रोड्यूस, है ना, क्या, मोर स्टेबल कार्बकैटायन। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? वही मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे सोचो कि कार्बकैटायन अगर डेवलप होता तो क्या होता। तो बेटा बताओ, ये वाला जो 2 डिग्री है ना, तो इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, इस कहने का मतलब क्या है कि उस कार्बन पे, मैंने ये चीज़ आपको बोली अभी, उस कार्बन पे अटैक कराओ जहाँ पर उसका स्टेबिलिटी आपको कार्बकैटायन का, हालांकि फिर से फुली डेवलप्ड नहीं बनता है, बट आप इस तरह से अटैक करा सकते हो। तो जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कार्बकैटायन बनता हुआ देखिए, वहाँ पर आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक करो। तो जैसे इन दोनों में न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, ये इधर जाएगा,
देखो अब जैसे Br2 का अटैक कर रहा है तो Br2 बेटा क्या था, नॉन पोलर था, समझना Br2 कैसा था, नॉन पोलर था, क्योंकि यहाँ पर Br के बीच में कोई भी पोलैरिटी नहीं, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, देखो सेम, तो ये नॉन पोलर हो गया ना, नॉन पोलर Np लिख सकते हैं। अब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अब समझना यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, समझना बात। तो जैसे ब्रोमीन को आप इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास आएगा कि भाई क्योंकि ये रिएजेंट है, अटैक करेगा, सॉल्वेंट का काम तो प्लेटफॉर्म देना था, ये अटैक कर, जैसे अटैक करेगा तो बेटा बताओ इसके जो क्लाउड है, क्या ये क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस ब्रोमीन को धक्का देंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब ये अटैक करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन के धक्का देंगे, और धक्का देंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा, और फाइनली बेटा पता है क्या होगा कि और जब धक्का देगा तो ये Br प्लस अलग हो जाएगा और Br माइनस अलग हो जाएगा, और जैसे ही फिर इसके पास कौन जाएगा, Br प्लस जाएगा। बेटा बताओ फिर तो आगे की कहानी आपको पता है कि कैसे बनना है, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक्चुअली में इस तरह से प्रोसेस होता है। तो देखो यहाँ पर भी डाइपोल है, यहाँ पर भी डाइपोल है, तो ये क्या हो गया बेटा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, है ना, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो कुछ इस तरह से है ना, इसकी वजह से यहाँ पर डाइपोल था और यहाँ पर डाइपोल को इंड्यूस किया गया, सो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पर होता है। आई होप आपको ये बात भी बेटे बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और फाइनली देखते हैं नॉन क्लासिकल। तो नॉन क्लासिकल एकदम खतरनाक गर्दा तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही अब Cl2CCl4 ले लिया या Br2CCl4 लोगे तो ऐसे बनेगा आपके सामने। अब सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं, पहले आप ये समझो कि क्लासिकल नॉन क्लासिकल उनका ओपनिंग कैसे होता है, वो बनते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें। अभी मैंने आपको बताया कि धक्का देगा इसको, है ना, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे बेटा, दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन चूंकि दूर जा रहे हैं Br के पास, इधर जा रहे हैं तो इस पर माइनस, Br से दूर जा रहे हैं तो Br पे प्लस। So due to developed partial charge on Br plus, so more attraction। अब जैसे इस पर पार्शियल चार्ज आएगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन शुरू कर देगा, तो वही है कि फिर Br प्लस जो है यहाँ पर अट्रैक्ट होके इस तरह से बेटा आपका ये फॉर्बिट बना देगा। और फाइनली ये जो आपका है, ये जो बॉन्ड टूट रहा है और ये बन रहा है, ये ट्रांजिशन एक्चुअली में ट्रांजिशन स्टेट, और एक्चुअली में फाइनली जो आपका बनता है वो ये बनता है, वो ये जो बनेगा ये ट्रांजिशन स्टेट आपका नहीं होता है बेटे, ये बन गया। देखो यहाँ पर चूंकि टूट भी रहा था, बन रहा था, इसलिए TS लिखा है। सो यहाँ पर इस तरह से बेटा बताओ तो कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और बेटा देखो यहाँ पर दो ही इलेक्ट्रॉन हैं जो कि मूवमेंट कर रहे थे अभी, है ना, तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोग। चलो खैर एनीवे, वो ये यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा कि नहीं आती है? अब आप बताओ बेटा, है ना। सो ऑन मोर स्टेबल पार्शियली डेवलप्ड कार्ब कैटायन, सो पार्शियल डेल्टा चार्ज कहाँ पे डेवलप होगा? ऑन मोर स्टेबल पार्शियली डेवलप्ड कार्ब कैटायन। जो मोर स्टेबल पार्शियली डेवलप्ड कार्ब कैटायन होगा बेटे, वहीं पर देखो ये मोर स्टेबल है, 2 डिग्री है यहाँ पे, वहीं पर क्या होगा, है ना, पार्शियल डेवलप्ड होगा। और वही जो आपका पार्शियल डेवलप्ड होता है वही आपका NCC होता है, नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन होता है, और वहीं पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। आप बेटा बताओ, सच्ची बता दो बेटे, क्या नॉन क्लासिकल, क्लासिकल, बैक बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, क्या यहाँ तक की कहानी एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रीअरेंजमेंट तक अभी हम नहीं पहुंचे। तो कभी भी अगर नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन बनेगा तो अब बताओ, अब अगर आगे की बात करें बेटा, तो कभी भी अगर नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन बनेगा, देयर इज नो चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट, वहां पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा इफ देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन। सो रीअरेंजमेंट का चांसेस बेटा केवल और केवल कहां पे होगा? ओनली इन केस ऑफ क्लासिकल कार्ब कैटायन। तो अगर हम बात करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन की, तो हमें बात करनी पड़ेगी किसकी? क्लासिकल कार्ब कैटायन की। क्लासिकल कार्ब कैटायन की, हम नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन की बात कर ही नहीं सकते हैं। सो फॉर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन वी जस्ट यूज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल कार्ब कैटायन। फुली डेवलप्ड कार्ब कैटायन अगर है तो वहीं पर रीअरेंजमेंट होगा, NCC में नहीं होगा। कैसे बनता है, क्या मैकेनिज्म है, छोटी छोटी चीज़ें से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया बेटे। तो आई होप बेटा आपको क्लासिकल नॉन क्लासिकल के सारे एग्जांपल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और मज़ेदार चीज़ें अब देखते हैं। ओके बेटे, चलिए। ओके बेटा, तो अब हम लोगों ने ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ ली, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें समझ ली होंगी। अब आगे बात करते हैं और बात करते हैं बेटा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन। पहली चीज़ तो बेटा अगर हम रीअरेंजमेंट की बात करें तो रीअरेंजमेंट एक्चुअली में कोई भी कार्बो कैटायन अगर है, कार्बन पर कोई प्लस चार्ज है तो ये कार्ब कैटायन है, ये अपने आप को रीअरेंजमेंट क्यों करना चाहेगा? सो दैट in each and every step कार्ब कैटायन becomes more stable। भैया क्यों हम अपने आप को चेंज करें, हम अपने आप को क्यों रीअरेंज करें? हम तभी कर सकते हैं ना जब हमारी स्टेबिलिटी क्या हो रही हो, बढ़ रही हो। जब हमारी स्टेबिलिटी बेटा क्या हो रही हो, बढ़ रही हो।
तो कार्ब-कैटायन अपने आप को रीअरेंज बेटा तभी, अब कैसे करते हैं अभी बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, क्योंकि रीअरेंजमेंट एक्चुअली में कैसे कैसे क्या क्या होगा वो नेक्स्ट सेशन में आएगा। आज हम आपको पूरी कहानी समझा दे रहे हैं, पूरा प्रोसेस समझा दे रहे हैं, उसका नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट क्लास से जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें पूरा डिटेल में सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो आज पहले टर्मिनोलॉजी क्या है वो सारी चीज़ समझें। जैसे आपने बैक बॉन्डिंग समझ लिया, क्लासिकल समझ लिया, नॉन क्लासिकल समझ लिया, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब-कैटायन समझ लिया, अब ऐसे थोड़ा सा अरेंजमेंट देखो, और यहाँ पर कब हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यूज कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको इतना पहले। तो यहां पर बस जस्ट इतना बता, जो बोलता जा रहा हूं जस्ट उस पर समझना है, रीअरेंजमेंट कैसे होता है या बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना, ठीक है। तो बट ये है जरूर कि कार्ब-कैटायन अपने आप को, कोई भी चीज़ अपने आप को रीअरेंज इसलिए करना चाहता है सो दैट कि वो और अच्छा हो पाए और अपने आप को ज़्यादा स्टेबल बना पाए, सिंपल सा ये कॉज होता है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि भैया ये जो माइग्रेटरी ऑर्डर होता है ये हमें कब फॉलो करना होता है, कब नहीं। अच्छा, अब पूछो, अब आप पहले पूछोगे कि सर कि माइग्रेटरी ऑर्डर क्या होता है। होता क्या बेटा कि जब कार्ब-कैटायन है, मान लो यहाँ पे कार्ब-कैटायन है और यहाँ पर कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसके यहाँ पर कोई ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं, सपोज यहाँ ए लगा है, यहाँ पर बी लगा है, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी लगा हुआ है, ठीक। अब अगर ये कार्ब-कैटायन यहाँ जाने से ज़्यादा स्टेबल हो सकता है तो यहाँ जाएगा, समझना बात को, तो यहाँ जाएगा। अब तो चूंकि प्लस चार्ज इधर जा रहा है, देखो बेटा हमेशा क्या होता है, कभी हमेशा लेना लेना या देना देना नहीं होता है, लेन देन होता है, म्यूचुअल होता है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा चीज़ों को देते रहो और सामने वाला आपको कुछ ना दे, ऐसा नहीं। तो क्या है ना बेटा कि सारी चीज़ें म्यूचुअल होती हैं। तो कार्बन का देखो बेटा यहाँ पर वैलेंसी कितना है, अभी 4 है, क्योंकि न्यूट्रल है, कोई चार्ज है नहीं, यहाँ पे कार्बन है, ठीक। यहाँ पे ABD लगा हुआ है। अब जब ये प्लस चार्ज यहाँ पे जाएगा बेटा, तो इतना ध्यान रखना कि जब प्लस चार्ज एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे जाता है तो हमेशा उस कार्बन से जहाँ पे प्लस चार्ज जाता है वहाँ से कोई ना कोई ग्रुप उस प्लस चार्ज पर मूव करके जाता है, माइग्रेट करके जाता है। ऐसा समझो कि प्लस चार्ज अगर यहां चला गया, इसको माइग्रेट आपने नहीं कराया, तो बेटा एक चीज बताओ मुझे, कार्बन का वैलेंसी जब 4 होता है तो ये तो न्यूट्रल होता है ना, और कार्बन का वैलेंसी जब 3 होता है तो प्लस चार्ज होता है। तो कार्बन पर अगर वैलेंसी 3 है तो बेटा वो ट्राईवैलेंट ही तो होगा। तो अगर ये प्लस चार्ज यहां जाएगा तो टेट्रावैलेंट तो कभी हो ही नहीं सकता है, एक बॉन्ड तो टूटना पड़ेगा यहां से, तो कोई एक बॉन्ड टूटेगा और जिसका बॉन्ड भी टूटेगा वो टूट के इधर जाएगा, है ना। और ये इधर इसीलिए जाएगा सो दैट कि इधर जाने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़े। ये सब चीजें बहुत डिटेल में समझें। तो बेटा इसको यहां पर जाएगा, तो अगर आपने किसी को मूव नहीं कराया, माइग्रेट नहीं कराया, तो बेटा प्लस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज टेट्रावैलेंट कभी नहीं हो सकता कार्बन पे, वो ट्राईवैलेंट होता है बेटे, अच्छे से जानते हो आप। तो इसलिए इनमें से किसी एक को मूव करना पड़ेगा इधर की तरफ, इस कार्ब-कैटायन के पास, जिसको हम बोलते हैं माइग्रेशन ऑफ ग्रुप, माइग्रेशन ऑफ ग्रुप एंड दिस ऑर्डर। अब ABD में कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, दैट इज कॉल्ड माइग्रेटरी ऑर्डर। कौन उधर जाने के लिए सुटेबल होगा, कौन नहीं होगा, दैट विल बी माइग्रेटरी ऑर्डर। तो मुझे लगता है बेटा आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि माइग्रेटरी ऑर्डर क्या है। अब ये सब कैसे कैसे क्या क्या फॉलो करेंगे वो सारी चीज़, तो मुझे लगता है ये चीज़ तो आपको समझा लिया कि भाई कोई ग्रुप जब प्लस चार्ज, ये कार्बन है, अगर इसका प्लस चार्ज आपके पास जा रहा है तो आपके पास से भी इस कार्बन के पास जरूर कुछ ना कुछ आएगा, और वो जो मूव करके आ रहा है कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई ग्रुप, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। सो दिस इज कॉल्ड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब 3 लगे हैं, अब 3 में से कौन जा सकता है ABD में, तो उसमें किसका ऑर्डर पहले हो सकता है, सो दैट, तो हमें ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा, दैट ऑर्डर इज कॉल्ड माइग्रेटरी ऑर्डर। कहानी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं भाई कि चलो माइग्रेटरी ऑर्डर में बेटा 2 केसेस आएंगे, हमेशा ध्यान रखना 2 केसेस आएंगे, एक नॉर्मल केस होगा, एक नॉर्मल केस होगा, और एक होगा बैक बॉन्डिंग का केस। समझना जरा सा बात को, एक नॉर्मल केस होगा। नॉर्मल केस जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा, मैंने ये आपको कहां पे बताया था, न्यूक्लियोफिलिसिटी में बताया था कि जब कभी प्रोसेस रिवर्सिबल होती है तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनता है, यानी यहां पर आपके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से मतलब होता है। तो जो नॉर्मल केस होगा, आप समझ लो, नॉर्मल केस होगा तो यहां पर कोई भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो नहीं होगा। अब क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है मैं बताता हूं अभी, लेकिन अगर नॉर्मल केस आया, रिवर्सिबल का केस आया, तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनेगा, वहां पर TCP होगा वो, और वहां पर कोई भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो नहीं होगा। और चूंकि TCP है तो आप स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात करोगे, ये चीज मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी में बताया है। तो और इस केस में जब कभी भी नॉर्मल बनता है बेटे, तो इसमें हम बात करते हैं जस्ट चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब-कैटायन। केवल हमें कार्ब-कैटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे ही काम करना होता है, खत्म। अच्छा, अब बोलोगे सर हमें कैसे पता चला कि नॉर्मल है कि रिवर्सिबल है कि TCP है। सर आपने तो बोल दिया,
कि अगर चलो चलो आपने बोल दिया सर नॉर्मल होगा, और अगर नॉर्मल है तो रिवर्सिबल होगा। अच्छा, अगर रिवर्सिबल है तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होगा, और जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पर बेस्ड होता है। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के हिसाब से रिएक्शन चलती है, और यहाँ पर कोई भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो नहीं होता है। बात समझ रहे हो, है ना। यहाँ पर हमें जस्ट किसकी स्टेबिलिटी चेक करनी होती है, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। अब चूंकि रीअरेंजमेंट की बात हो रही है बेटा, तो यहाँ पर जितने भी कार्ब कैटायन है वो सब क्लासिकल, यहाँ भी क्लासिकल होगा, यहाँ भी क्लासिकल होगा। देयर विल बी नो नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन। क्लासिकल, चूंकि रीअरेंजमेंट की बात हो रही है तो क्लासिकल कार्ब कैटायन की ही बात करेंगे। तो अब मैं आपको एक छोटा सा, है ना, अंदर की बात बताता हूँ, सो दैट कि आप देखते ही पता लगाओ कि नॉर्मल होगा कि कब क्या होगा। अब बेटा एक चीज़ बताओ, आप किसी भी कंपाउंड के अंदर ये देख सकते हो क्या कि मान लो यहाँ पर प्लस चार्ज है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पर है OH, ठीक। अभी कौन शिफ्ट होगा कौन शिफ्ट नहीं होगा वो बात बाद में करेंगे। बेटा एक चीज़ बताओ, ये प्लस चार्ज है, सपोज मान लो, ठीक है, 1 डिग्री है या कोई भी डिग्री छोड़ो, लेकिन जब ये बेटा प्लस चार्ज अगर ये यहाँ पे आ जाए, सपोज प्लस चार्ज अगर यहाँ पे आ जाए, जरा देखना। अच्छा, यहाँ से आएगा तो यहाँ से इधर कुछ जाएगा, लेट सपोज गया होगा कुछ, है ना, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कुछ गया होगा। तो प्लस चार्ज यहाँ पे अगर आ जाए तो बताओ, ये लोन पेयर है और ये प्लस चार्ज है, क्या ये खाली डब्बा है, क्या ये भरा हुआ डब्बा है? और बेटा एक खाली डब्बा और एक भरा हुआ डब्बा, और क्या इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है? अरे जनाब कुछ याद करो, मैंने क्यों बताया था आपको इसके पहले बैक बॉन्डिंग। तो देखो यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर लोन पेयर है, और इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक खाली डब्बा एक भरा हुआ डब्बा है। तो बेटा बताओ इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज द केस ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो बेटा क्या बैक बॉन्डिंग पहचान नहीं लोगे? अभी तो बैक बॉन्डिंग पूरा पहचानना सिखाया। तो अगर किसी भी कार्ब कैटायन कंपाउंड के अंदर कार्ब कैटायन बैक बॉन्डिंग रीअरेंजमेंट, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज होना चाहता है, देखो प्लस चार्ज से यहां जाने पर अगर वो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जाता है, तो यानी अगर वो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जाता है तो ये आपका नॉर्मल केस नहीं होगा, ये आपका आप बोल सकते हो, है ना, सम दिस विल बी स्पेशल केस बोल सकते हो, या बोल सकते हो बैक बॉन्डिंग केस, बीबी केस। स्पेशल छोड़ो, ऐसा भी कुछ स्पेशल नहीं, बहुत सिंपल है ना। बीबी केस, कौन सा केस बन सकता है यहाँ पर? बीबी केस। तो एक नॉर्मल केस होगा, एक बीबी का केस होगा, ठीक है। तो अगर अब बेटा बताओ, अगर बैक बॉन्डिंग नहीं है, सुन लो आप ध्यान से तगड़े से, आगे जो भी मैं कॉन्सेप्ट लिखा हूं आपको, जो भी दिखाऊंगा सब बस इस निचोड़ यहीं पे समझ लो। अगर बैक बॉन्डिंग है तो इरिवर्सिबल होगा, और अगर वो इरिवर्सिबल है तो हमेशा काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा, और अगर बैक बॉन्डिंग है तभी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होगा या माइग्रेटरी ऑर्डर फॉलो होगा। चूंकि टीसीपी है, केसीपी है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, इसलिए यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात होगी। और यहां पर जो माइग्रेटरी स्टेप होता है, जहां से ग्रुप माइग्रेट करेगा, उस पर्टिकुलर स्टेप जो होता है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वही उस रिएक्शन के रेट को डिसाइड करता है। सुनते जाएं ध्यान से, ये सब चीजें अच्छे से नोट कर लोगे ना बेटा, मैं सच बता रहा हूं, आगे आने वाली क्लासेस में आप खतरनाक तरीके से एंजॉय करोगे, किसी को भी आप मात दे सकते हो। तो अब सुने ध्यान से बेटे, जब कभी भी बैक बॉन्डिंग आएगी तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होगा, बैक बॉन्डिंग नहीं आएगी नॉर्मल केस होगा, नॉर्मल केस होगा। और नॉर्मल केस में हम सिंपल क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन के हिसाब से काम करेंगे, है ना। और अगर आपका बैक बॉन्डिंग बीबी केस आ गया तो हम बैक बॉन्डिंग चेक करेंगे और वहां पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से काम करेंगे। अब ये सब समझाऊंगा, बट पहले बात समझो कि दो केसेस जो हैं वो समझ में आए कि भाई एक नॉर्मल, तो अगर बैक बॉन्डिंग है तो बीबी केस, और बैक बॉन्डिंग नहीं है तो नॉर्मल केस, और अगर नॉर्मल केस है टीसीपी होगा, कोई भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो नहीं होगा, यहाँ पे शिफ्टिंग वगैरह होती है, हम बताएंगे आपको, है ना, कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे बात होगी, जस्ट चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। और अगर आपका बैक बॉन्डिंग का केस आ गया तो इफ बैक बॉन्डिंग देन ओनली माइग्रेटरी एप्टीट्यूड और माइग्रेटरी ऑर्डर विल बी फॉलोड। और चूंकि केसीपी है तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग चेक करना है और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यूज करना है, यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यूज नहीं करना है। माइग्रेटरी स्टेप यहाँ पर जो होगा वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। माइग्रेटरी स्टेप कौन सा होगा, जब कोई ग्रुप यहाँ से निकल के इधर जाएगा, है ना। लेट सपोज यहाँ पर ये था, अब प्लस चार्ज इधर आया तो ये इधर जाएगा बेटे, तो देखो ऐसे लग गया जाके यहाँ, है ना। तो ये जो है ना माइग्रेटरी देखो स्टेप है ना, सो दिस माइग्रेटरी स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब ये स्टेप आपका स्लोएस्ट स्टेप होगा। आई होप आपको मैंने यह कहानी समझाई। अब जरा ध्यान से सुनने और सुनते जाएं कि माइग्रेटरी अगर मान लो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगना है, तो माइग्रेटरी ऑर्डर लगना है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ग्रुप्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो चीज़ें समझते हैं थोड़ा सा, है ना। सब चीज़ें स्टेप, अब ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता सब बताएंगे, बट आप देखते चले जाओ पहले। तो जो माइग्रेटरी ऑर्डर होता है बेटे वो सबसे ज़्यादा हाइड्राइड आयन का होता है, हाइड्राइड आयन का, उसके बाद फिनाइल पर माइनस, उसके बाद 3 डिग्री अल्काइल, फिर 2 डिग्री अल्काइल, फिर 1 डिग्री अल्काइल, फिर आपका CH3,
बात समझ रहे हो? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड इसके बाद CH3। कहानी क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड माइग्रेटरी ऑर्डर। तो सबसे पहले अगर मान लो यहाँ पर कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं ऐसे, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है तो सबसे पहले माइग्रेशन किसका होना चाहिए? हाइड्रोजन का होना चाहिए। अब अगर हाइड्रोजन नहीं है, पीएच है और ये दोनों है, तो बेटा फिर पीएच का होगा। समझ रहे हो ना? सीक्वेंस कुछ ये होगा। तो 3 में से मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर सपोज पीएच था और यहाँ पर सपोज CH3 लगा था। अब आप बताओ बेटा, अगर माइग्रेशन होना है, CH प्लस चार्ज इधर है, अगर ये प्लस चार्ज इधर आएगा तो यहाँ पर किसका माइग्रेशन होगा? बताओ बताओ बेटा, इन तीनों में से माइग्रेटरी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? H माइनस का है। सो दिस माइट, तो इधर हाइड्रोजन आ जाएगा और फाइनली ये क्या होगा? देखो पीएच और यहाँ पर सी पर आएगा प्लस चार्ज, और देखो यहाँ पर हाइड्रोजन इस सी के पास चला गया, इसकी 2 वैलेंसी बाकी थी, तो यहाँ पर देखो ये ऐसे चला गया और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन लग गया कि नहीं लग गया, और ये प्लस चार्ज इधर आ गया और ये CH3, तो प्लस इधर गया, इधर से माइग्रेशन हुआ। सो जो माइग्रेशन का ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा H माइनस का होगा, सबसे कम CH3 का होगा। अच्छा, अब वही चीज़ है, अभी मैंने, हालांकि ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी कि व्हाई एंड व्हाट इज द नीड ऑफ दिस माइग्रेशन ऑर्डर। ठीक है, व्हेन टू फॉलो माइग्रेटरी ऑर्डर, ये सब कहानी समझा चुका हूं, बस सुनते जाओ आप, है ना। तो माइग्रेशन का जरूरत क्यों पड़ा, ये तो आप ऐसे समझ सकते हो, बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल कार्ब कैटायन। हमें कार्ब कैटायन को मोर स्टेबल बनाना है, इसलिए मोर स्टेबल कार्ब कैटायन। जरा आप चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पर जो कार्ब कैटायन था, यहाँ पर जो कार्ब कैटायन था वो आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर 3 लगे हुए हैं तो बेटा 3 डिग्री था। जैसे यहाँ पे कार्ब कैटायन आया तो देखो यहाँ पर बेंजीन लगा हुआ है, बेंजीन के साथ बेटा ये किस में आ जाएगा? रेजोनेंस में आ जाएगा, और यहाँ वाला जो कार्ब कैटायन वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा और ये आगे बढ़ा, तो ये नीड हो सकती है ना। अच्छा, कब फॉलो करें? अभी मैंने बताया, अच्छा कर दो, अभी मैंने बताया था ना कि अगर बीबी, सुन लो ध्यान से, क्योंकि वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बीबी का केस आ गया तो माइग्रेटरी ऑर्डर आरडीएस होगा, माइग्रेटरी ऑर्डर आरडीएस होगा, रिएक्शन कैसी होगी? इरिवर्सिबल होगी, केसीपी होगा, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट हो। बताओ बेटे, बताओ। और माइग्रेशन के बाद क्या आना चाहिए? मतलब जैसे माइग्रेशन हो रहा है तो उस समय बैक बॉन्डिंग आना चाहिए, आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए? तो ये सारी केसेस आपके सामने हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो नॉर्मल केस होगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो इफ माइग्रेशन स्टेप इज आरडीएस देन माइग्रेटरी ऑर्डर इज फॉलोड। अभी बता दिया मैंने। अभी आरडीएस आपको थोड़ी पता करना है, आपको बैक बॉन्डिंग देखना। आप उल्टा सोचो, बैक बॉन्डिंग है तो आरडीएस माइग्रेटरी स्टेप होगा, ऐसे सोचो ना। खत्म कहानी, आपको नहीं पहचानना, टेंशन खत्म कर दिया आपको मैंने। आगे जरा देखो। सो इफ आफ्टर माइग्रेशन बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड देन माइग्रेटरी ऑर्डर विल बी फॉलोड। सो इफ आफ्टर माइग्रेशन बैक बॉन्डिंग अपीयर्ड सो देर इज नो मीनिंग ऑफ। हाँ, अब फिर से वही बात है बेटा कि जब बैक बॉन्डिंग आ जाएगा तो आपको पता है ना, बैक बॉन्डिंग बाबा होता है, सबसे ऊपर होता है। बाबा जी सबसे ऊपर होते हैं भाई, बाबा होता है, यानी हमारे पिताजी के भी पिताजी। तो भैया इनका आदेश तो कोई नहीं ठुकरा सकता। तो अगर बैक बॉन्डिंग आ गया तो यहाँ पर फिर रेजोनेंस, बता बेटा जो बीबी है आपका, ये रेजोनेंस से ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन आपका इफ, तो ये तो सबसे खतरनाक है ना बेटे। तो जब बाबा आ गया सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेजोनेंस, नो मीनिंग ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, नो मीनिंग ऑफ, सो बैक बॉन्डिंग, बिकॉज बैक बॉन्डिंग इज मोस्ट पावरफुल, है ना। ये जो बाबा हैं ये पिताजी के भी पिताजी हैं बेटा, इनकी बात को कोई नहीं टाल सकता। या तो ये आ गए तो ना तो है ना पिताजी की बात सुनी जाएगी, ना बेटा आपकी बात सुनी जाएगी, ना ही आपके बच्चे की बात सुनी जाएगी। बात समझ रहे हो ना। तो किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, पूरी फैमिली का आपने देखो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया। तो फाइनली अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हमने बोला कि फाइनली भैया क्या, फाइनली माइग्रेटरी इज फॉलोड व्हेन आफ्टर माइग्रेशन बैक बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड। बाबा अगर आ गया तभी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होगा, अदरवाइज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो नहीं होगा। और नहीं होगा तो क्या होगा वो हम भी बात करेंगे। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड और डिटेल में समझना है, अभी तो जस्ट मैं आपको सुन लो कि हम कर क्या रहे हैं और हम समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं। हम समझाने की कोशिश सिर्फ अभी इतना कर रहे हैं कि माइग्रेटरी ऑर्डर एक होता है जो हमने आपको बताया H माइनस, PH माइनस, 3, 2, 1 एंड देन लास्ट में CH3, ये माइग्रेटरी ऑर्डर होता है। अभी अब लोग ये सर यही ऑर्डर क्यों होता है ये बताएंगे, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। अब लोग पहले H ही क्यों जाता है, पहले PH क्यों नहीं जाता, सारी चीज़ें बताएंगे। बट पहले जो है फैक्ट वो देखते जाओ बेटे। हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन बेटा, अपने इतने सारे लेक्चर आपने बताया कि मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, है ना। हमेशा आपको डेरिवेबल की बात करनी है, तो पहले आप ये समझते हो। तो अभी तो आपको बस जस्ट ये समझना है कि माइग्रेटरी ऑर्डर कहाँ पे फॉलो होता है और कहाँ पर फॉलो नहीं होता है, कहाँ पे नॉर्मल केस होता है और कहाँ पर बीबी केस होता है। और अगर बीबी केस हो गया तो रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन आई फिट की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि बाबा पिताजी के भी पिताजी हैं। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पर ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जहाँ पर हम सीधे सीधे माइग्रेटरी ऑर्डर या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यूज कर सकते हैं। तो जरा देखिए, रिएक्शन इन विच माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज यूज्ड, है ना। पहला पिनोकोल रिएक्शन में डायरेक्टली माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यूज करेंगे। डाइजोटाइजेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन में सीधे सीधे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, क्या होता क्या नहीं होता मत सोचो। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कहाँ पे यूज करना है कहाँ पे नहीं करना है, सिर्फ इतना सोचो।
सिर्फ वो समझा रहा हूँ, ठीक है। सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन में माइग्रेट एप्टीट्यूड यूज करेंगे, पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप में यूज करेंगे, डेमजेनवो रिएक्शन में यूज करेंगे, डाइइनोल फिनॉल में यूज करेंगे, एटसेट्रा और भी कई जगह यूज करेंगे। तो यहाँ पर सीधे डायरेक्टली आपको कुछ नहीं सोचना है बेटे, सीधे और सीधे आपको कौन सा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यूज करना है और कुछ भी नहीं, नथिंग। और वो कैसे यूज करना है समझाएंगे ना, अभी समझाया जाए। चलिए, तो ये बात भी समझ में आ जाती है आपको, ठीक है। सो अब देखो वही कहानी है बस, माइग्रेटरी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स विल बी वैलिड ओनली व्हेन माइग्रेटरी स्टेप इज आरडीएस एंड बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी इज प्रेजेंट आफ्टर माइग्रेशन। समझा दिया कि नहीं समझा दिया? अभी जो माइग्रेटरी ऑर्डर होता है, अभी आप पूछ रहे थे ना कि सर किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो सिंपल सा है। माइग्रेटरी ऑर्डर पता है कैसे डिसाइड होता है? माइग्रेटरी ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ग्रुप। जिस ग्रुप के पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उसका माइग्रेशन का चांसेस उतना ज्यादा होगा। सिंपल सा लैंग्वेज है, वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया कि माइग्रेटरी ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ग्रुप। जिस ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसका माइग्रेटरी पावर भी ज्यादा होगा, वही सबसे पहले माइग्रेट करेगा। अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लग रहा है तो कब लगेगा? जब बीबी केस होगा। कब नहीं लगेगा? जब नॉर्मल केस होगा। नॉर्मल केस होगा तो सर हम क्या करेंगे वो हम बताएंगे, अभी मैंने आपको बताया नहीं है। चलिए और आगे बात करते ना भाई, जैसे जरा देखो, हालांकि मैंने समझाया बट फिर भी देखो स्टिल। बेटा एक चीज बताओ, यहाँ पे प्लस चार्ज है और जैसे ही प्लस चार्ज यहाँ पे जाएगा, अच्छा ये जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा? ये एग्जैक्टली जाना चाहेगा क्योंकि जैसे, और यहाँ पर लोन पेयर है। अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाए बेटा तो क्या लोन पेयर प्लस चार्ज, क्या बैक बॉन्डिंग का केस नहीं आ जाएगा? तो देखो प्लस चार्ज यहाँ पर लोन पेयर है, सो दिस इज द केस ऑफ बीबी। और अगर बीबी है सो यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड विल बी फॉलोड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होगा। सिमिलरली ये प्लस चार्ज है, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर CH3 लगा, कुछ नहीं, सीधे प्लस चार्ज है बेटे, है ना। और यहाँ पर ये बताओ, ये प्लस चार्ज यहाँ पर अगर जाएगा तो बेटा यहाँ पर बताओ बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज, बैक बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग हो गया तो बेटा यहाँ पर क्या फिर से है ना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होगा। और जब कभी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होता है बेटा, सो नो नीड टू चेक द स्टेबिलिटी। कोई भी स्टेबिलिटी वगैरह चेक करने की जरूरत आपको नहीं होती है, सीधे। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कब फॉलो होता है? जब बैक बॉन्डिंग होता है। और जब भैया जब बैक बॉन्डिंग हो ही रहा है तो काहे की स्टेबिलिटी? बैक बॉन्डिंग इज तो भैया वो तो सबका, समझ रहे हो कहानी? यस। तो जैसे ही प्लस चार्ज को अगर आप रीअरेंज करा रहे हो और अगर बैक बॉन्डिंग अपियर हो जा रहा है, देन देयर विल बी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होगा। सिंपल सी बात है, देन ओनली माइग्रेटरी। अब बेटा बताओ, इसकी वजह से ही तो प्लस चार्ज इधर आ रहा है, यानी ये ग्रुप तो मूव नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी वजह से ही तो यहाँ पे आया, ठीक है। अब बात आती है H और PH की। तो अगर आपको मैं अभी समझाया था ना, सबसे पहले हाइड्राइड होता है। अच्छा क्यों होता है मैं समझाऊंगा, पहले आप देख तो लो। 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। ये आपका माइग्रेटरी ऑर्डर था। अब बेटा बताओ, ये H माइनस, ये PH माइनस। अब बताओ बेटा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा है? हाइड्रोजन का ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये प्लस चार्ज इधर आएगा, और जैसे प्लस चार्ज इधर आएगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ प्लस चार्ज के पास जरूर जाएगा। तो देखो प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, देखो आ गया बेटा। जैसे ही प्लस चार्ज यहाँ पे आया तो इन दोनों में बताओ बेटा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा है? H का ज़्यादा है। तो H इसके पास मूव करके यहाँ चला जाएगा और देखो CH प्लस से, है ना। और देखो यहाँ पर CH प्लस और इधर CH3 था, यहाँ पर CH प्लस से CH2 हो गया। देखिए जनाब, एक हाइड्रोजन आ गया, ऐड हो गया। तो शायद ये बात भी समझ रहे होगे। सिमिलरली बेटा बताओ, ये प्लस चार्ज इधर आना चाहेगा? यस आना चाहेगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग आ जाएगी। बैक बॉन्डिंग आ जाएगी तो यहाँ पर आएगा, तो यानी ये ग्रुप तो मूव कर नहीं सकता क्योंकि इसी की वजह से बैक बॉन्डिंग है। चलिए यहाँ पे आ गया बैक बॉन्डिंग। अब इसके बाद इन दोनों में कौन जाएगा? तो भैया PH है और ये देखो CH3। समझ रहे हो ना? तो पहले आप इतना समझो, क्यों जा रहा है पहले, क्यों नहीं जा रहा है, इसका क्या रीजन है वो बाद में समझेंगे। पहले जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा उस पर फोकस करो। बेटा कौन पहले जाना चाहेगा बताओ? CH3 और PH में माइग्रेटरी ऑर्डर किसका ज़्यादा है बेटे? माइग्रेटरी ऑर्डर यहाँ पर किसका ज़्यादा है बताओ बेटे, है ना। यहाँ पर PH का ज़्यादा है, सो PH विल मूव, है ना। यहाँ पर हम स्टेबिलिटी नहीं देखेंगे तो PH इधर चला जाएगा, PH यहाँ लग जाएगा और ये प्लस लोन पेयर बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जाएगा। अब आपके माइंड में आ सकता था सर, है ना, अगर हम यहाँ पर प्लस चार्ज को यहाँ ले आते और CH3 को उधर लेके चले जाते, CH3 को उधर लेके चले जाते, है ना, तो PH यहाँ रह जाता, PH यहाँ रह जाता, है ना। ये चीज़ आएगी। तो बेटा ये जो चीज़ें आपके माइंड में आ रही है ना, अभी बिल्कुल भी अभी मत लाओ, मैं सारी चीज़ें एकदम आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, है ना। बट क्या क्या चीज़ आपके माइंड में, तो अभी जस्ट क्या हमने आपका ऑर्डर बताया, तो बेटा बताओ CH3 और PH में PH का माइग्रेटरी पावर ज़्यादा है तो PH इधर चला जाएगा। माइग्रेटरी पावर यहाँ पर कुछ और स्टेबिलिटी कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं। अगर BB आ गया जस्ट यूज माइग्रेटरी ऑर्डर, जस्ट यूज माइग्रेटरी ऑर्डर। शायद मैंने आपकी चीज़ समझा ली यहाँ पे और आई होप कि आप समझ भी गए हो बात, ठीक है। सो फॉर रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब बेटा कौन सा? KCP का मतलब कौन सा केस? नॉर्मल केस।
सो फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन नो नीड टू थिंक अबाउट, है ना, नो नीड थिंक अबाउट, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, जस्ट एट एवरी स्टेप स्टेबिलिटी मस्ट इंक्रीज, अकॉर्डिंग टू दैट माइग्रेट द ग्रुप विच एवर में बी। मतलब कहने का कि अगर ये है तो आपको ईच और एवरी स्टेप में अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेंज हो रही, बढ़ रही है, तो हम उसको बढ़ाते चले जाएंगे और कैसे बढ़ाएंगे वो देखेंगे। बट फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, है ना, रिवर्सिबल था ना आपका बेटा, टीसीपी था, ये चेक करते हैं जनाब, और ये आपका इरिवर्सिबल केसीपी, केसीपी वी हैव टू थिंक अबाउट माइग्रेशन। तो अगर इरिवर्सिबल मतलब बीबी केस हो गया, है ना, सो वी यूज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब कैसे क्या यूज़ करना है बेटा, बिल्कुल मैं मना कर रखा हूँ, अभी आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब यूज़ कर सकते हो कब नहीं कर सकते हो, बस इतना देखो, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि हमें आपको ये समझाना बस। तो वो सारी कहानी बेटे आपके सामने वही चीज़ है, इफ रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, है ना, देन ऐसे वैसे ऐसे करके सारी चीज़ें हैं। अब एक रीज़न तो मैं आपको अब ये समझा देता हूँ कि हाइड्रोजन का ही सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्यों होता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जरा देखो कैसे, वाई हाइड्रोजन इज फास्टेस्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, इतना समझ लो, हाइड्रोजन का ही सबसे ज़्यादा सबसे पहले क्यों आता है। एक चीज़, पहला चीज़ तो ये बेटा कि जो हाइड्रोजन है ना, ये सबसे स्मॉल साइज होता है, सबसे स्मॉल साइज होता है, और अगर ये स्मॉल साइज है बेटे, समझना बेटा, तो इसका डिस्टेंस बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन विल बी वेरी लेस, डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और इस कार्बोकेटाइन के डिस्टेंस बहुत कम होगा, हाइड्रोजन एंड कार्बोकेटाइन विल बी वेरी लेस, क्योंकि छोटा सा बॉन्ड होगा इतना सा, और ये पास में रहेगा, और स्मॉल साइज भी है, हल्का भी है। तो अब बताओ बेटा, इसके पास में भी रहेगा, बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, स्मॉल साइज है, शॉर्टेस्ट बॉन्ड है बेटे, भाई लंबा बॉन्ड होता तो दूर हो जाता ना, शॉर्टेस्ट बॉन्ड है बेटा, सबसे क्लोज प्लस चार्ज किए रहेगा, पहली चीज़ तो ये शॉर्टेस्ट बॉन्ड, स्मॉल साइज, राइट बेटे, और इनका डिस्टेंस बहुत क्लोज होगा, और इसलिए बहुत ज़्यादा क्लोज होने की वजह से, अच्छा और बेटा ये जो सी एच बॉन्ड है ये आसानी से क्या होगा, टूट जाएगा, और टूटने के बाद इधर ऐड हो जाएगा, और प्लस चार्ज इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो देखो हाइड्रोजन देखो CH2 से CH3 हो गया, और हाइड्रोजन पे यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन था वहाँ प्लस चार्ज आ गया, तो ये 1 था, ये 2 था, ये 1 और ये 2 आप चेक कर सकते हो। सो व्हाई हाइड्रोजन इज फास्टेस्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, CH बॉन्ड इज वेरी शॉर्ट बॉन्ड, रीजन समझा दिया। सो डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी लेस विद कार्बोकेटाइन एंड इजिली माइग्रेट एंड रेट ऑफ माइग्रेशन विल बी वेरी फास्ट, सिंपल कहानी आपके सामने। तो हाइड्रोजन, अब कोई सा भी रिएक्शन हो, चाहे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो हो या ना हो, अगर किसी का मूवमेंट होना तो सबसे पहले नंबर हाइड्रोजन का आएगा, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, बट फॉर एनी रिएक्शन वेदर द रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रेट ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज फर्स्ट। तो बेटा बताओ, चाहे नॉर्मल केस होगा तब भी हाइड्रोजन पहले ही आएगा, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में भी हाइड्रोजन भी पहले आएगा, हाइड्रोजन सबसे पहले आएगा हर जगह, चाहे आप किसी भी तरह की बात करो, चाहे रिवर्सिबल की बात करो, चाहे आप इरिवर्सिबल की बात करो, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, सिंपल। अब जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि बेटा ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और देखो यहाँ पर है क्या, माइनस, हमें बताना है कि इनमें से किसका, मान लो ये वही ग्रुप है जो कार्बन के साथ नहीं यहाँ पर ऐसे लगे होते हैं, है ना, ABCD, और यहाँ पर कार्बन पे प्लस होता है, और ये इधर जाता है तो माइग्रेशन होता है, तो माइग्रेटरी ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है। अब मान लो बेटा कि फिनाइल ग्रुप की बात आपने की, तो ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, है ना, तो उनके डेरिवेटिव्स भी तो हो सकते हैं, सब सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल भी तो हो सकते हैं, तो अगर सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल से तो हम उनमें कैसे कैसे, तो भैया हमने सीधे बताया था कि माइग्रेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भाई रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, सीधे बताओ बेटे, सीधे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा प्लस ग्रुप, प्लस वाले ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो प्लस वाले ग्रुप होते हैं बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं बेटे। तो बेटा बताओ ये प्लस H है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो भाई इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, बढ़ाना है, ध्यान रखना, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, ध्यान रखना बेटा। यहाँ पर लोन पेयर इसमें प्लस M है, प्लस M है, प्लस M है, ये भी देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, इसके वाले जो से मैंने आपको स्टेबिलिटी अलग, वो अलग चीज़ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना होगा ना बेटे। तो भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब बढ़ेगा, जब कोई ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, और ये फ्लोरीन तो -I होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा। अब जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा बेटे। अब बेटा बताओ, अब यहां पर प्लस H भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखो सबसे कम किसका हो गया, D का, ये लास्ट में, क्योंकि इसका घटा।
अच्छा बेटा, ए का भी बढ़ा, बी का भी बढ़ा, दोनों का बढ़ा, इसका कुछ नहीं हुआ, तो जस्ट इससे पहले आ जाएगा। डी सबसे लास्ट में आ गया क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। आपको माइग्रेटरी ऑर्डर बताना है, तो माइग्रेटरी ऑर्डर जस्ट आपको क्या चेक करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना है, तो माइग्रेटिंग पावर को कंपेयर करना था। चलिए लास्ट में इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब बेटा यहाँ बताओ, प्लस एम और प्लस एच में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है? मेजोमेरिक रेजोनेंस पावरफुल। और जो पावरफुल है अगर वो बढ़ा रहा है तो खतरनाक बढ़ाएगा, घटा रहा है तो खतरनाक घटाएगा। तो बताओ ये ज़्यादा पावरफुल है, मोर पावरफुल है, ज़्यादा बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ज़्यादा बढ़ा देगा तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी के पास हो जाएगा, देन ए के पास। और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर है यही आपका माइग्रेटरी ऑर्डर भी होगा, माइग्रेटरी ऑर्डर भी होगा। यानी कि अगर हम आपसे बोलते कि अगर हम इसमें एक ग्रुप ये लगा देते CH3, एक ग्रुप हम ये लगा देते OCH3, एक ग्रुप हम ये लगा देते, ध्यान देना F, तो बताओ सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होता है? यहाँ पर बी का होता है। देयर विल बी चांसेस ऑफ, है ना, माइग्रेशन ऑफ दिस ग्रुप। ये प्लस चार्ज इधर आता है, ये उधर मूव करता है। आ रही समझ में कहानी समझ में आ रही क्या बेटे? ये कहने का मतलब था, तो लॉजिक भी समझ गया ना कि माइग्रेटरी ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन नॉट टू फॉलो माइग्रेटरी ऑर्डर, तो भैया सिंपल सी बात है, व्हेन देयर इज नो बैक बॉन्डिंग, व्हेन देयर इज नो बीबी, है ना, व्हेन देयर इज नो बीबी आफ्टर माइग्रेशन ऑफ कार्ब-कैटायन। माइग्रेशन मतलब रीअरेंजमेंट, है ना। तो कार्ब-कैटायन रीअरेंज होकर अगर बैक बॉन्डिंग आ जा रहा है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है। और इसका मतलब यहाँ पर फिर वही चीज़ें हैं। कौन सी सारी चीज़ें बेटा बताओ? वही क्या कि यहाँ पर आपका TCP होगा, रिवर्सिबल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब-कैटायन पर बेस्ड होगा, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पर बेस्ड होगा, रिएक्शन जो कि पूरा का पूरा ये आपके सामने, सिंपल सा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने रहेगा बेटा, तो आप देख लो, वही सारी चीज़ें आप वही लिखी हुई हैं। देखो क्या बेटा, माइग्रेटरी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ग्रुप विल बी वैलिड ओनली व्हेन, माइग्रेटरी ऑर्डर कब फॉलो होगा? जब माइग्रेटरी स्टेप RDS होगा, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी प्रेजेंट होगा, तब माइग्रेशन होगा। इफ एबव टू क्राइटेरिया इज नॉट फुलफिल्ड देन ऑलवेज स्टेबल कार्ब-कैटायन ड्यूरिंग द माइग्रेशन। तो अगर ऊपर के दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते हैं, मतलब सिंपल का कि अगर BB केस फुलफिल नहीं होता है तो हम हमेशा कार्बो-कैटायन की स्टेबिलिटी को देख के हम आगे बढ़ेंगे, हम माइग्रेशन ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। हमें कैसे भी करके कार्ब-कैटायन को स्टेबल, अगर आगे बढ़ने से स्टेबल हो रहा है तो हम नॉर्मली उसको स्टेबल कराते चले जाएंगे और हम उस नॉर्मल केस को फॉलो करेंगे। बट अगर भाई BB केस आ गया तो जो माइग्रेशन जो ग्रुप लगे हैं उनका हमें माइग्रेटरी ऑर्डर देख के ही शिफ्ट करना होगा, ये हमारी मजबूरी होगी। दैट विल बी योर BB केस। तो ये चीज़ है ना। तो ये हमने आपको समझा दिया बेटा, कैसे कैसे क्या क्या कहानी है, आप शायद अच्छे से समझ रहे होगे बेटे, बोलो ना बेटा, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। इफ़ एबव टू क्राइटेरिया फुलफिल्ड देन ऑलवेज, है ना, फॉर्म स्टेबल कार्ब-कैटायन ड्यूरिंग माइग्रेशन, सब कुछ है ना, वही है। इफ़ नो RDS नो बैक बॉन्डिंग देन माइग्रेट दैट ग्रुप फ्रॉम विच स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब-कैटायन आफ्टर शिफ्टिंग इंक्रीजेस। तो अगर कोई भी बैक बॉन्डिंग का केस नहीं है तो आपको उसी ग्रुप को हटाना है कार्ब-कैटायन के रीअरेंजमेंट के लिए, जिससे कि कार्ब-कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़े, बस। तो नॉर्मल केस में आपको कार्ब-कैटायन का शिफ्टिंग करते जाना है, कब तक कि आपको कार्ब-कैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हुए, और बढ़ाना है आगे। उसको बढ़ाने के लिए जिस ग्रुप को भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, कार्बन को आगे ले जाने के लिए, कार्बन प्लस चार्ज को, है ना, हम उसको शिफ्ट करेंगे। कोई माइग्रेटरी ऑर्डर की फॉलो करने की जरूरत हमें नहीं होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे। सो शिफ्ट ग्रुप अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब-कैटायन। तो अगर इफ नो बीबी, तो बेटा सिंपल हमें क्या करना है, कार्ब-कैटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से काम करना है। सो शिफ्ट ग्रुप अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब-कैटायन। सो हियर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब-कैटायन मैटर्स। तो इस केस में स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब-कैटायन मैटर्स करेगा, बट माइग्रेटरी में अगर माइग्रेटरी ऑर्डर है तो वहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब-कैटायन मैटर नहीं करेगा, वहाँ पर माइग्रेशन मैटर करेगा, क्योंकि वहाँ पर तो भाई बॉन्डिंग है भाई पहले से, तो काहे की स्टेबिलिटी। तो मुझे लगता है बेटा आप ये बात बहुत क्लियरली समझ गए हो, बहुत अच्छे से समझ गए हो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हेन टू फॉलो या नॉट टू फॉलो माइग्रेटरी ऑर्डर। चलो एक बार ब्रीफिंग करते हैं, सिंपल सा तरीका है ना। स्टार्टिंग से हम चलते हैं। हम लोगों ने बेटा बात किया क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब-कैटायन की, भैया कार्ब-कैटायन कैसे कैसे फॉर्म हो सकते हैं, कहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शंस, वो सारी हमने रिएक्शंस आपको दिखाई। हमने आपको बताया कि एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आएगा। एक लोन पेयर और एक खाली डब्बा एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस, जहाँ खाली डब्बा वहाँ माइनस आएगा। ये समझ आया हमने आपको।
कार्बोकेटाइन कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं वो सारे केसेस मैंने आपको दिखा दिए थे, ठीक है। अल्कीन में, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, है ना, बहुत सारे कैसे रिएक्शंस, वो सब, इवन सब्स्टिट्यूशन, वो सारी रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी, और बाकी जो है वो आगे आएंगे। अब इसके बाद आगे हमने बैक बॉन्डिंग बताया। बैक बॉन्डिंग के लिए हमने क्या बताया कि भैया, बैक बॉन्डिंग के लिए क्या बताया भैया कि एक खाली डब्बा होना चाहिए, एक भरा हुआ डब्बा होना चाहिए। वो खाली डब्बा प्लस हो सकता है, वैकेंट पी हो सकता है, वैकेंट डी हो सकता है। भरा हुआ डब्बा के अंदर लोन पेयर है, माइनस हो सकता है, और उनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। अच्छा, बैक बॉन्डिंग क्यों बताया था ये आप समझ गए हो, क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत थी। चलिए यहाँ तक समझ गए। फिर हम आ गए टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन, दो तरह के, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल। अगर कंप्लीटली डेवलप प्लस चार्ज आ जाता है किसी भी कार्बन पे तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है, और अगर पार्शियली डेवलप्ड कार्बन पे प्लस चार्ज आता है ना, तो उसको हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। वो कैसे कैसे क्या क्या क्राइटेरिया, पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया, कौन सा बॉन्ड कैसे टूटेगा, नॉन क्लासिकल कैटायन क्या होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होता है, वो सारी चीज़, उसका ओपनिंग बताया, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, कहाँ से नहीं करेगा, है ना, रेस्मिनाइजेशन होगा, रेस्मिक मिक्सचर बनेगा, आरएनएस फॉर्म आएंगे कंपाउंड में, एक्सटर्नल कंपनसेशन होगा, मिक्सचर जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई वहाँ पे, है ना। तो वो क्लासिक नॉन क्लासिकल भी समझ गए। अब बात आती है रीअरेंजमेंट की। तो बेटा रीअरेंजमेंट के केस में हम हमेशा क्लासिकल कार्बोकेटाइन की बात करेंगे, नॉन क्लासिकल की बात नहीं करेंगे। अब चूंकि क्लासिकल की बात होगी और आगे बढ़ेंगे अब, तो उसमें रीअरेंजमेंट के लिए सिंपल सा क्राइटेरिया ये कि स्टेबिलिटी, है ना। माइग्रेशन, अब दो तरह से चीज़ें हो सकती हैं। एक, अब देखो बेटा, ये चीज़ आज का क्लास, अब सुनो जरा ध्यान से। अभी तक जो मैंने बताया इसका पर्पज सिर्फ इतना था कि हम आपको आज की क्लास में फाइनली लास्ट में ये सिखा पाएँ कि आप केस को देखो और देख के ये बता पाओ कि माइग्रेटरी एटीट्यूड फॉलो होगा या नहीं होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होगा या नहीं होगा। मैं सिर्फ ये सिखाना चाह रहा था आपको आज की क्लास में, लास्ट में फाइनली। तो क्या आप ये सीख गए हो कि नहीं सीख गए हो? तो उसके लिए सिंपल सा क्या है कि अगर बीबी केस आ गया तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होगा, है ना। माइग्रेटरी ऑर्डर की बात करें, H- PH, है ना, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड CH3, ठीक है। अभी ऐसा क्यों? अच्छा, हाइड्रोजन का हमेशा फास्टेस्ट माइग्रेशन होगा, क्यों? छोटा साइज होता है, बॉन्ड बहुत छोटा होता है, जो पास वाला कार्बोकेटाइन उसके बहुत क्लोज होता है, खटाक से खींच लेगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को और बॉन्ड टूट जाएगा और वहाँ पर शिफ्ट। तो इसलिए हाइड्रोजन, चाहे रिवर्सिबल का केस हो, चाहे इरिवर्सिबल का केस हो, चाहे कोई सा भी केस हो, चाहे बीबी केस हो या नॉर्मल केस हो, सबसे पहले हाइड्रोजन ही मूव करेगा अगर कार्बोकेटाइन आगे बढ़ रहा है तो। यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। तो माइग्रेटरी ऑर्डर बेटा फॉलो करना है अगर बीबी केस है, अगर बीबी केस नहीं तो नॉर्मल केस फॉलो करना है, और अगर नॉर्मल केस फॉलो करना है तो बेटा वहाँ पर हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखते हुए हमें रीअरेंजमेंट करते हुए चले जाना है आगे, बस। बट अगर आप बीबी केस की बात करो तो वहाँ पर हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, हमें माइग्रेटरी ऑर्डर ही फॉलो करना होगा। और ऐसा क्यों फॉलो करना पड़ेगा? क्योंकि कार्बोकेटाइन ऑलरेडी बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जा रहा है, तो वहाँ पर क्या स्टेबिलिटी देखें भाई, ऑलरेडी बैक बॉन्डिंग का ही केस है, और बैक बॉन्डिंग तो सभी का, बाबा का, समझ रहे हो, पिताजी के भी पिताजी, है ना, बाबा, तो उनकी बात, राइट। क्लियर कहानी यहाँ तक? तो इस तरह से बेटा हमने आपको पूरे क्लियरली समझा दिया कि कैसे कैसे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं अगर आपसे एक दो चीज़ पूछ दूँ, अगर यहाँ पर भी देखो वही लिखा हुआ है कि फॉर रिवर्सिबल एक्शन नो नीड टू थिंक, है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ, वही सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं अगर आपको बोलूँ यहाँ पर, ये बोलूँ, जल्दी से बता रहा, हमने कहा कि बेटा ये बताओ, ठीक है। अब हम एक चीज़ आपको बोल दें बेटा कि सपोज आप मुझे ये बताओ, क्या बताओ कि मान लो बेटा, हमने कहा कि एक केस हमने लिया ये, ठीक है, ध्यान देना बेटा, हमने कहा कि यह है CH3, यह है CH, और यहाँ पर है NH2, और यहाँ पर है C, और यहाँ पर है CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर है प्लस। क्या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होगा? देखो जस्ट आप उसके बगल वाले कार्बन को देखो, ये देखा आपने, तो अगर बगल वाले कार्बन पे देखो यहाँ पर लोन पेयर है, यस ऑफ कोर्स फॉलो होगा बेटे। इस पर आप कुछ एक और लगा सकते हो, तो यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होगा क्योंकि यहाँ पर बीबी आ जाएगा, सो माइग्रेटरी ऑर्डर विल बी फॉलो, ऑर्डर विल बी फॉलोड। चलिए अब दूसरा केस हम ले, हमने कहा कि हमारे पास H है बेटा, और यहाँ पर PH है, और यहाँ पर CH3 है, ठीक बेटे, और यहाँ पर CH प्लस है, और यहाँ पर ये CH3 है। अब देख रहे हो बेटा ये 2 डिग्री है इधर, ठीक, और आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये इस कार्बन से लगा है, इस कार्बन से लगा और इस कार्बन से लगा है ना। देखो हाइड्रोजन भी है, PH भी है, और यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये जो ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, भाई बेंजीन फिनाइल में कार्बन होगा कि नहीं होगा, इसे कार्बन, एक कार्बन इधर, तो ये 3 डिग्री है। तो बताता हूँ ये लोअर डिग्री और ये हायर डिग्री है, तो इसका मतलब हायर डिग्री जा सकता है क्योंकि इसका स्टेबिलिटी बढ़ सकता है। बट क्या यहाँ पर बीबी का केस है? यस, नो बीबी, बीबी केस नहीं है ये।
अगर ये बीबी केस नहीं है तो मतलब कौन सा केस है फिर? ये नॉर्मल केस है। अब समझो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो कौन सा केस है? नॉर्मल केस है। तो नॉर्मल केस में हम माइग्रेटरी ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे। माइग्रेटरी ऑर्डर विल नॉट फॉलो, नॉट बी फॉलोड, विल नॉट फॉलो। माइग्रेटरी ऑर्डर बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगा। जस्ट हमें क्या चेक करना होगा? जस्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब-कैटायन। अब वो कैसे चेक करेंगे? क्या होगा क्या नहीं होगा कि अब अगर नॉर्मल केस आ गया तो बेटा हम इन तीनों में से किसको शिफ्ट करें और किसको नहीं करें। हालांकि अभी तो पता है हमको कि अगर हाइड्रोजन लगा है तो फास्टेस्ट होगा, अब कोई दूसरा चांस बन ही नहीं सकता, अभी तो आपको पता है। बट अगर हाइड्रोजन ना होके यहाँ पर और भी कोई डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते तो फिर हम माइग्रेटरी ना फॉलो करते तो क्या करते, वो चीज़ हम लोग नॉर्मल केस में कैसे करना होगा वो हम सब सीखेंगे बेटे। और माइग्रेटरी ऑर्डर आपको कब फॉलो करना है ये आप बहुत अच्छे से समझ गए हो, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और कौन कौन सी रिएक्शन में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो हो सकता है वो सारी रिएक्शंस का मैंने आपको नाम बताया। उन सारी रिएक्शंस का जैसे हमने आपको बताया पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन है ना, सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन, पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप रिएक्शन है ना, डेमजेनवो रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर आई वो आप यूज़ करेंगे। और ये सारी रिएक्शंस ये एक्चुअली में नेम्ड रिएक्शंस भी हैं बेटा, और ये कार्ब-कैटायन में ही कवर हो जाएंगी। आपको समझ रहे हो? रीअरेंजमेंट में ही ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो आई होप बेटा आज की क्लास में आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी जस्ट कैसे माइग्रेशन होगा क्या नहीं होगा जस्ट भूल जाओ। कहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लग सकता है और कहाँ पर नहीं लग सकता है, बस आपको ये बताना है। तो यहाँ पर माइग्रेटरी ऑर्डर फॉलो हुआ और यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो नहीं हुआ, बस। तो आपको जस्ट ये समझाना था, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली समझ लिया, काफ़ी एग्जांपल्स वगैरह भी दिखाए, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की। चलिए ओके, सो बेटा अब क्या करना है आपको, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, है ना। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो और खूब मेहनत करो बेटे। अब ये जो अब सोच लो, देखो कार्ब-कैटायन के पहली क्लास में मैंने आपको कितना सारी चीज़ें बता डाली, कितनी सारी चीज़ें बता डाली। अब इनका एक्सप्लेनेशन, इनका पूरा डिटेल नेक्स्ट सेशन से शुरू होगा आपका, है ना। ये मैंने इसलिए बताया बेटा, रीजन ये था कि हमें आगे चीज़ों को समझने में बहुत आसानी हो, हम डायरेक्ट चुटकी में काम करते चले जाए मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, व्हाई नॉट डी।